Hey guys, you're watching into an YouTube channel and this is Arshdeep Singh. वेलकम हेयर। और मैं आज एक प्रोजेक्ट दिखाने जा रहा हूँ आपको जो कि बेस्ड है वेब स्क्रैपिंग के। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, एक वेबसाइट बनाई। और ये जो आप डेटा देख रहे हो ना, ये वेब स्क्रैप डेटा है। ये कुछ हेडलाइंस हैं टेक न्यूज़ से रिलेटेड, और मैंने इसे यहाँ पे पेस्ट कर दिया और मैं इसे एज एन इमेज डाउनलोड कर सकता हूँ। आपने सही सुना। तो यहाँ पे मेरी एक रियल लाइफ प्रॉब्लम सॉल्व होगी विद द हेल्प ऑफ डेटा स्क्रैपिंग, हाँ, और वेब डेवलपमेंट डेफिनेटली। तो ये अब जो ये इमेज है ना, मैं इसे अपने, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा एक लिंक्डइन अकाउंट है या क्या बोलते हैं इंस्टाग्राम अकाउंट है, और वहाँ पे मुझे रेगुलर पोस्ट करना होता है, तो मेरा बहुत टाइम जाता है एडिटिंग करने में। तो मैंने क्या किया कि मैंने कुछ टेम्पलेट्स बनाए। जैसे कि आप देखते हो ना, ये डायनामिक है एक्चुअली, मतलब मैंने कुछ 6-7 टेम्पलेट्स बना रखे हैं। अब जैसे देखोगे ना, ये बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, बट और ये जो डेटा देख रहे हो ना, अब ये इस वेबसाइट से आ रहा है, यहाँ से पुल हो रहा है ये, ठीक है। तो ये एक बहुत कमाल का प्रोजेक्ट बनाया और मज़ा आया। मतलब मेरी प्रॉब्लम एक सॉल्व हो गई कि मुझे जो हफ्ते में 2 बार पोस्ट करना होता है अपने इंस्टाग्राम पे। नया चैनल एंड टू एंड का खोला हुआ है, प्लीज़ गो एंड फॉलो करें उसे इंस्टाग्राम पे और सपोर्ट करें थोड़ा, ठीक है। तो आज ये प्रोजेक्ट बना के ना आप भी बोलोगे कि मतलब मज़ा आया, ठीक है। तो शुरू करते हैं। बहुत आसान है। इसमें बैकएंड में मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी पूरी फुल कोड दिखाऊंगा तो आप भी हंसोगे। तो ये जो 4 लाइन का कोड आप देख रहे हो, इंपोर्ट को छोड़ के और इन चीज़ों को छोड़ के, ये 4 लाइन का लॉजिक है, बस ख़त्म, इतना सा, और कुछ नहीं है इसके अंदर। यहाँ पे फ्लास्क यूज़ हो रही है, और फ्लास्क एक फ्रेमवर्क है जो कि बैकएंड में यूज़ किया जाता है वेब डेवलपमेंट में, और इसमें बैकएंड में लैंग्वेज यूज़ की जाती है क्या बोलते हैं आपकी पाइथन, ठीक है। अगर आप फेमिलियर नहीं भी हो इन लैंग्वेजेस से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका भाई आपको सब सिखा के जाएगा आज, ठीक है। और ये जो है, ये फ्रंट एंड का कोड है सारा। तो सिर्फ इतना सा कोड है आपका फ्रंट एंड का, इतना सा बस, इसमें कुछ भी नहीं है। ये HTML है ये बस, और सारी की सारी जावास्क्रिप्ट जो इसमें यूज़ होने वाली है। और जावास्क्रिप्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और दूसरी चीज़, अगर आपको जावास्क्रिप्ट नहीं आती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। मेरे को भी नहीं आती अच्छे से, मेरे को बहुत कम जावास्क्रिप्ट आती है। मुझे एक फंक्शन भी क्रिएट करना होता है ना, तो मुझे साथ में अपना स्टैक ओवरफ्लो खोलना पड़ता है कि कहीं मैं कोई सिंटैक्स एरर ना कर दूँ, क्योंकि मैं उस चीज़ में इतना इन डेप्थ गया नहीं कभी। लेकिन फिर भी आपके सामने प्रोजेक्ट रेडी है। तो आप ऐसा मत सोचो कि अगर आपको कोई लैंग्वेज नहीं आती है। लैंग्वेज एक टूल है यार, एक बस, ठीक है। कारपेंटर के लिए एक पेचकस और एक क्या बोलते हैं टूल बॉक्स जो है, वो टूल्स हैं। उसका काम जो है ना, वो सामने दिखाई देता है कि हाँ ठीक है, इसने जो काम की, क्या टूल यूज़ हो रहे हैं, किसी को फ़र्क नहीं पड़ता उससे, ठीक है। और आपको भी नहीं पड़ना चाहिए। तो शुरू करते हैं अपना प्रोजेक्ट। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आपको थोड़ा कुछ बता दूँ मैं फ्लास्क के बारे में। तो फ्लास्क, जैसे कि मैंने पहले भी कहा, कि एक तरह से ये एक बैकएंड फ्रेमवर्क है जो कि वेब डेवलपमेंट यूज़ होता है। और इससे आप अपने क्या बोलते हैं, इसके कंपेटिटर्स कह सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में है Node.js, इसमें जावास्क्रिप्ट यूज़ होती है बैकएंड में। JSP सर्वलेट यूज़ होता है जावा में, ठीक है। ASP.NET यूज़ करते हैं C# वाले, ठीक है। तो ये सब जो है बैकएंड की चीज़ें हैं। और अगर आपको बैकएंड डेवलपमेंट नहीं भी आती है तो कोई पंगा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें, ठीक है। यहाँ पे हम एक जो प्रोजेक्ट है ना, फुल स्टैक डेवलपमेंट से रिलेटेड है, और इसमें वेब स्क्रैपिंग यूज़ हो रही है, ठीक है। तो इसमें 3 डोमेन हम कवर कर रहे हैं, वेब स्क्रैपिंग, अपना फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट, ठीक है। और मज़ा आएगा इस प्रोजेक्ट को बनाने में। स्टार्ट करते हैं। मैं चाहता हूँ कि आप ना पहले कुछ चीज़ें पढ़ लें, जैसे कि एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट किया जाए। आप एक बार गूगल साथ में खोल लें, ठीक है, और ये पढ़ लें कि एनवायरनमेंट क्यों क्रिएट किया जाता है। हालांकि मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे एक वर्चुअल एनवायरनमेंट हमें क्रिएट करना होता है जब हम काम करना स्टार्ट करते हैं किसी भी प्रोजेक्ट पे, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, ठीक है। सॉरी, पाइथन से रिलेटेड किसी भी आपका कोई भी, चाहे फ्लास्क या जैंगो यूज़ कर रहे हैं आप, या कोई भी चीज़ उसमें कहीं से भी रिलेट हो, कोई भी तरह का आपका काम हो, तो हम क्या करते हैं, हमेशा एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि कभी भी जो आप, अगर फॉर एग्जांपल अगर आपने वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ नहीं किया और आपने एक प्रोजेक्ट बना दिया एक फोल्डर के अंदर, उसी फोल्डर में आप एक और सब फोल्डर बना के एक और प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो होता क्या है, जब आप उसको कहीं डिप्लॉय करने जाते हो, ठीक है, डिप्लॉय का मतलब समझ रहे हो? डिप्लॉय का मतलब है कि कहीं पे डालना उसको, प्रोजेक्ट को, ठीक है। तो जब आप उसको डिप्लॉय करते हो ना, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स की एक फाइल बनती है, जिसके अंदर आपकी वो सारी फाइल्स होती हैं जो आपने इसमें डाली, सारे पैकेजेस और सारे के सारे फंक्शंस जितने यूज़र सब कुछ उसमें आते हैं, ठीक है। तो अगर वो आपका फालतू में बल्कि बना देता है उसको, अगर आप ये वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ नहीं कर रहे हो, क्योंकि वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने के बाद आप कोई भी चीज़ ग्लोबली इंस्टॉल नहीं करते हो, सिर्फ उस फोल्डर के अंदर ही जाती है वो चीज़। तो जब मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया, मैंने उसके लिए अपना एनवायरनमेंट बना लिया, उसके अंदर मुझे सिर्फ फ्लास्क यूज़ हो रही है, तो सिर्फ उसी की फाइल्स आगे रिक्वायरमेंट TXT में ऑटोमेटिकली ऐड होंगी। तो
तो मुझे फालतू की टेंशन नहीं पड़ेगी कि अरे कोई चीज़ मैं डिलीट कर देता हूँ या कुछ कर देता हूँ, क्योंकि जब सर्वर पे मुझे उसको डिप्लॉय करना होगा तो फालतू में वो सब चीज़ें भी मांगेगा जिसका उसमें कोई यूज़ ही नहीं है। तो आपके प्रोजेक्ट को लाइट वेट बनाने के लिए और उसमें अननेसेसरी फाइल्स ना हो, उससे बचने के लिए वर्चुअल एनवायरनमेंट यूज़ होता है। बहुत काम की चीज़ है, ठीक है, और एक कमांड की बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो मैं चाहता हूँ आप अपनी आईडी खोल लें। यहाँ पे VS कोड यूज़ हो रही है, बहुत कमाल की माइक्रोसॉफ्ट की आईडी है और मज़ा आता है इस पर काम करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। मैंने तो एक फ़ोल्डर बना लिया, मैं चाहता हूँ आप भी एक फ़ोल्डर बना लो किसी एक नाम से। यहाँ पे मैंने टेक न्यूज़ नाम दिया है, ठीक है। तो मैं इस फोल्डर को खोलता हूँ और फ़िलहाल के लिए जो ये प्रोजेक्ट है इसको हम बंद कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया प्रोजेक्ट क्या है ये, ठीक है। तो अब हम इसको बंद करते हैं और ये जो वेबसाइट है ना, यहाँ से हमको डेटा स्क्रैप करना है, इसको अभी रहने देते हैं फिर। ओके जी, तो स्टार्ट किया जाए। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेरे पास एक फ़ोल्डर यहाँ पे बना हुआ है पहले से, पेन, ठीक है, क्योंकि मैंने वर्चुअल एनवायरनमेंट बना लिया। अब आपको भी ये बनाना पड़ेगा, ठीक है। उसका रीज़न मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, अभी आप देख रहे हो ये बेस डायरेक्टरी, अब यहाँ पे एक ब्रैकेट देख रहे हो, ये जो है ना, ये बेस लिखा हुआ है, यहाँ पे वेन लिख के आना चाहिए। तो अभी ये इस फोल्डर में है ही नहीं। आप देखोगे ये डायरेक्टरी कौन सी, पाइथन स्टफ इसकी पेरेंट डायरेक्टरी है। तो हमको क्या करना है, हमको इस डायरेक्टरी में आना है। तो आ गए हैं हम इस डायरेक्टरी में। अभी ये चीज़ कैसे हुई, ये देखो यहाँ पे CD माई प्रोजेक्ट करके हमने एक डायरेक्टरी जैसे हमने प्रोजेक्ट बना ली और फिर हमें ये वर्चुअल एनवायरनमेंट वाली लाइन यहाँ पे रन करनी होती है। आपको इसको कॉपी पेस्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। मैंने ये चीज़ पहले कर ली, इसलिए मेरे यहाँ पे बन चुका है ये, ठीक है ना, ये चीज़ मेरी बन चुकी है। तो मेरे को अभी ये स्टेप नहीं यूज़ करना है। आप लोग इसको करो, आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। कुछ नहीं, वो कुछ आपके 10-12 सेकेंड्स लेगा और एक फोल्डर बन के आ जाएगा आपके पास ऐसे, ठीक है। और अब मुझे क्या करना है, मुझे अपने वर्चुअल एनवायरनमेंट को एक्टिवेट करना है। देखो नेक्स्ट स्टेप क्या है, एक्टिवेट योर एनवायरनमेंट। तो मुझे ये लाइन कॉपी करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। हाँ ठीक, अच्छा एंटर नहीं मारा अभी अब देखोगे ना, ये देखो ये मेरे यहाँ पे आप देख रहे हो क्लियर कट, ये लिख के आ गया वेन। तो अब मेरा वर्चुअल एनवायरनमेंट जो है वो एक्टिवेटेड है। ये एक्टिवेट की ना स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट के अंदर ये देखो एक्टिवेट करके एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, ये एक स्क्रिप्ट है, ठीक है। कौन सी लैंग्वेज यूज़ हुई है मुझे पता नहीं यार, यहाँ पे कौन सी लैंग्वेज है, कुछ तो है ये, तो चलो कोई बात नहीं, आपके पास टाइम होगा आप खोल के देख लेना कौन सी स्क्रिप्ट है ठीक है। तो आगे स्टार्ट करते हैं। हमने यहाँ पे जो है अपनी वर्चुअल एनवायरनमेंट की स्क्रिप्ट वो बना ली। अभी हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमें इंस्टॉल करना है फ्लास्क। देखो भाई यहाँ पे 2 कमांड्स हैं, एक तो है पिप इंस्टॉल फ्लास्क, आप लोग इसको यूज़ कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर आप पाइथन डेवलपमेंट में हैं पहले से ही और आप अगर कोंडा पैकेज इंस्टॉलर यूज़ करते हैं, एनाकोंडा का यूज़ करते हैं, है ना, तो आप ये लाइन लिखेंगे, ठीक है। मैं इसका यूज़ करता हूँ इसलिए मैंने इसको लिखा है, ठीक है। और ये चीज़ मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है तो कोई मतलब नहीं है इसको वो करके। पर फिर भी मैं आपको रन करके दिखा देता हूँ। ये थोड़ा टाइम लेगा और ये चेक करेगा पहले कि आपके पास पहले से इन्वॉल्व मतलब पहले से इंस्टॉल्ड है या नहीं है। ठीक है, ऑल रिक्वेस्टेड पैकेज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। आपके में एक ना येस और नो का ऑप्शन आएगा, उस पर येस कर देना, ठीक है। और आपका फ्लास्क जो है इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। आपका फ्लास्क यहाँ पे आ जाता है अपने आप ही, तो कोई चक्कर नहीं है। अभी हमें क्या करना है, हमें आगे जाना है और क्या बोलते हैं, ये काम तो हुआ, अच्छा सॉरी यहाँ पे, हाँ, तो इंस्टॉल तो हो गया आपका फ्लास्क, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आप जाओगे और आपको मैन्युअली ये काम जो है ना मैन्युअली करने पड़ते हैं। और फ्लास्क को जब आप काम कर रहे हो तो इसको एज इट इज ही करना है। अभी तक जो भी चीज़ें थी ना वो आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, क्या फोल्डर का नाम देना है इसको। इस कमांड में जो आपकी वेन वाली कमांड थी, एक सेकेंड, जो आपकी ये वाली कमांड थी ना, सॉरी मैंने लिखी नहीं वो, हाँ, जो आपकी ये यहाँ पे वेन जो है ये वर्चुअल एनवायरनमेंट का शॉर्ट फॉर्म है। और ये जो वेन है ना, ये दूसरा जो वेन है ये नाम है, आप इसको अपना नाम भी दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी नाम का फोल्डर जो है ना आपके यहाँ पे बन जाएगा और वो यहाँ पे भी डिस्प्ले होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब आगे एक फाइल बनाते हैं, पहले तो एक फोल्डर बनाते हैं, सॉरी फाइल नहीं बनेगी,
फोल्डर बनेगा जो है आपका टेम्पलेट्स। ठीक है, ठीक है, टेम्पलेट्स नाम याद रखना, टेम्पलेट्स नाम बनाना है, और एक और फोल्डर बनाना है जिसको नाम देना है स्टैटिक। अब इसकी कहानी बताता हूँ। अरे गलत जगह बना दिया, तो कोई बात नहीं, स्टैटिक को उठा के यहाँ पे डाल देते हैं। हाँ, तो स्टैटिक जो फोल्डर है ना, इसके अंदर आपकी सारी CSS और अगर आप इमेजेस यूज़ कर रहे हैं जो भी स्टैटिक फाइल्स हैं, जावास्क्रिप्ट, CSS और HTML नहीं, HTML जो आपकी वो इसमें आएगी। ठीक है, टेम्पलेट्स में। तो अभी HTML से तो हमें लेना देना नहीं है, हमें पहले बैकएंड को रेडी कर लेना है, हमें पहले वेब स्क्रैप कर लेना है अच्छे से डेटा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसके बाद हमें क्या करना है, उसके लिए app.py करके आप एक पाइथन को बना लें ओपन, यहाँ पे किसी फोल्डर में नहीं बनानी है। ठीक है, तो जी हमने app.py बना ली। अब हमें क्या करना है, फ्रॉम टास्क इम्पोर्ट टास्क, और हमें एक और चीज़ यहाँ पे चाहिए, रेंडर टेम्पलेट। रेंडर टेम्पलेट का यूज़, रेंडर टेम्पलेट के बिना आपका कुछ नहीं बनने वाला। ठीक है, तो रेंडर टेम्पलेट क्या होता है वो आपको बता दूंगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। आपको बस जो वापस से आपको रेंडर करना होता है ना, जो आपको वापस अपने टेम्पलेट को, अपने HTML पेज को जो डेटा भेजना होता है फ्लास्क की हेल्प से, वो रेंडर टेम्पलेट ही करता है। ठीक है, और बिफोर गोइंग इनटू फ्लास्क, उससे भी पहले हमारे पास एक और टास्क है, वो है वेब स्क्रैपिंग का। तो वेब स्क्रैपिंग के लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं आपका ब्यूटीफुल सूप। ब्यूटीफुल सूप की डॉक्यूमेंटेशन है ना, वो आप खोल लो, tummy.com से है। आप ब्यूटीफुल सूप लिखोगे, पहला जो लिंक होगा यही होगा, और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक मैं। और ये जो है ना, इसके बिना आपका काम नहीं बनने वाला आज। ठीक है, आपकी जितनी सारी स्क्रैपिंग है ना, वो इसी से होने वाली। ठीक है, तो ये जो डॉक्यूमेंटेशन है ना, बहुत हेल्पफुल डॉक्यूमेंटेशन है। देखो, खुद को ब्यूटीफुल सूप अच्छे से नहीं आता, बट क्योंकि मुझे करना था काम, मैंने इस डॉक्यूमेंटेशन को देखा और मेरा काम बन गया पूरा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता ब्यूटीफुल सूप क्या, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज आप यहाँ पे देखोगे 4 लाइन का कोड है सिर्फ वेब स्क्रैपिंग का, तो बड़ी कोई तो चीज़ नहीं है ये। ठीक है, तो ठीक है, हम लोग पहले ये लाइन यहाँ पे टेप देते हैं, फ्रॉम PS4 इम्पोर्ट ब्यूटीफुल सूप। देखो, आपको पहले चाहिए होगा अपने सिस्टम में, मेरे पास ये पहले से ही है। ठीक है, आपको इसको अपने उसमें डालना पड़ेगा। तो आप एक काम करो, इसकी इंस्टॉलेशन, हाँ, ब्यूटीफुल BS4 का इंस्टॉल, पिप इंस्टॉल कैसे होता है, ऐसा सर्च कर लेना यार। ठीक है, अगर आप पिप यूज़ कर रहे हो, कॉन्डा यूज़ कर रहे हो, तो उसकी वेबसाइट पे जाके देख लेना कैसे इंस्टॉल करते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ये रहा पिप इंस्टॉल BS4। ठीक है, ये डाल लेना ब्यूटीफुल सूप को इंस्टॉल करने के लिए। अच्छा जी, अभी इसको ऐसे डालना है। ठीक है, अभी क्लास की ऐप स्टार्ट करने से पहले या कुछ भी करने से पहले हम ना पहले एक बार रॉ डेटा को स्क्रैप कर लेते हैं। ठीक है, क्लास को हम बाद में यूज़ करते हैं, पहले ना हम ये सीख लेते हैं कि वेब को डेटा स्क्रैप करना कैसे है। उसके लिए ना सबसे पहले आपको एक वेबसाइट चाहिए। तो मेरे लिए तो ये वेबसाइट थी वो जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे मैंने क्या किया, मैं गया और मैंने देखा कि हाँ, मेरा काम तो इस वेबसाइट से बन जाएगा। मैंने देखा ये वेबसाइट, ये कुछ हेडलाइंस हैं जो मेरे को काम कर सकती हैं डायरेक्ट। लेकिन वेब स्क्रैपिंग में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है कि आपको, जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल इस वेबसाइट को यूज़ नहीं कर रहे हो, किसी और वेबसाइट को यूज़ कर रहे हो, तो उसमें ना वेब स्क्रैपिंग की टेक्निक जो है थोड़ी बदल जाएगी। कैसे बदल जाएगी? सबसे पहले तो इंस्पेक्ट टूल, राइट क्लिक और इंस्पेक्ट पे क्लिक कर लो। ठीक है, और मेरे भाई अगर आप डेवलपमेंट में हो, इंस्पेक्ट टूल के साथ काम करना सीख लो, बिना इसके तो कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, इसको ना नीचे ले आते हैं। हाँ, अब ठीक है, तो करो मिनी कीमत देखनी। होता क्या है कि हमें यहाँ से इस डेटा को स्क्रैप करना है। ठीक है, अगर मैं इस पे एलिमेंट्स पर, अगर यहाँ पे ये देख रहे हो, ये एरो, इस पर क्लिक करो ना, तो आप देख सकते हो पेज पे क्या क्या एलिमेंट्स हैं। देखो ये IMG है, पूरी CSS, उसकी डायमेंशंस और उसकी HTML क्या है, ठीक है, वो सारी लिख के आती है। तो ये देखो, ये एंकर टैग है, एंकर टैग के अंदर हमारा हेडलाइन जो है वो सेव्ड है। आप देखोगे इतने सारे एलिमेंट्स हैं इस पेज पे, मुझे कैसे, सिस्टम को कैसे पता चलेगा कि मुझे सिर्फ ये हेडलाइन, क्योंकि मेरा काम सिर्फ इस हेडलाइन से है, ना मुझे ये चाहिए, ना मुझे डेट चाहिए, कुछ भी और नहीं चाहिए, सिर्फ ये चीज़ चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे लाई जाए? तो इसको लाने के लिए ना आपको थोड़ी सी इसमें रिवर्स इंजीनियरिंग लगानी पड़ती है। आपको डेवलपर वाला दिमाग चाहिए यहाँ पे। अगर आपको HTML नहीं पता ना, तो दिक्कत हो सकती है थोड़ी। तो आप पहले तो इस पर क्लिक कर लो, जब कोई एलिमेंट चाहिए, आप देखो कि कहाँ पे है, यहाँ आ गया ये। ठीक है, आपने इसको खोलना है, ज़रा देखना है कि अच्छा ठीक है, ए के अंदर टाइटल इज इक्वल, हमारी हेडलाइन ऐसे दे रही है, क्या हमारी बाकी हेडलाइंस भी ऐसे ही दे रखी हैं? चेक कर लेते हैं।
तो हम इस पे जाएंगे, हम देखेंगे हाँ, तो ये तो हमको पता चल गया कि देखो भाई इन्होंने जो हेडलाइन दी है ना वो इस तरीके से दी है कि ए एंकर टैग के अंदर, एंकर टैग जो आपका लिंक टैग होता है, ठीक है, एंकर टैग के अंदर टाइटल एट्रीब्यूट है और उसमें हमारी की पूरी की जो है टेक्स्ट फॉर्मेट में, ये देखो हमारे को टेक्स्ट ये चाहिए, ये चीज़ चाहिए सिर्फ, ठीक है, इसको हमें स्क्रैप करना है यहाँ से। तो ये चीज़ कैसे होगी, हमें क्या करना है, इसको रिवर्स इंजीनियरिंग करनी है। कैसे, मैं गया इस पर और मैंने देखा कि ये एंकर टैग जो है ना ये H2 टैग के अंदर है, ठीक है, या उससे भी ऊपर जाके देखते हैं तो ये किसके अंदर है, इस डिव के अंदर है। ये डिव किसके अंदर है, ये डिव है आपके इस डिव के अंदर। तो आप देख रहे हो कैसे उसका पेरेंट आपको बैक ट्रेस करना है, ठीक है, उसका पेरेंट एलिमेंट कौन सा है, तो जो पेरेंट एलिमेंट होगा ना वहीं से सारी कहानी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, हमको जाके किसी भी एक पेरेंट एलिमेंट को पकड़ लेना है, ठीक है, जिसके अंदर अब क्या, क्योंकि मुझे 6 वेबसाइट, क्योंकि मुझे 6 हेडलाइंस चाहिए, आपको 5 चाहिए होंगी, 10 चाहिए होंगी, जो भी है, तो मेरे को ना कोई ऐसा एलिमेंट चाहिए जिसके अंदर ये सारा का सारा डेटा प्रेजेंट हो, एक ऐसा कंटेनर या एक ऐसा पेरेंट जिसके सारे बच्चे ये हों, ठीक है, इरिस्पेक्टिव, ठीक है, चलो कोई बात नहीं, उसके और अंदर जाके ये मेरे को मिलेगा, कोई बात नहीं, पर एटलीस्ट मेरे पास एक कॉमन पेरेंट तो होना चाहिए ना। अब मैं ये तो बोल नहीं सकता हूँ कि ठीक है, अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूँ, अगर है ना कि ये जो सॉरी जैसे ये जो एलिमेंट है अगर मैं इसकी बात करूँ, तो इस एलिमेंट के अंदर ना आपके बाकी एलिमेंट नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा, तो आप इसको स्क्रैप नहीं कर पाओगे, ठीक है। आपको कोई ऐसा एलिमेंट उठाना है जिसके अंदर सारा डेटा मिल जाए आपको, तो ये मेरा पेरेंट कंटेनर हो गया, ठीक है, ये हो गया मेरा पेरेंट कंटेनर। अभी मुझे करना क्या है कि यहाँ तक पहुँचाना है अपने आप को। तो सबसे पहले तो अपनी इस पे आ जाते हैं, कोड पे आ जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे हम करते हैं स्टार्ट अपना यूआरएल, एक वेरिएबल ले लेते हैं यूआरएल, और वहाँ पे हम इसको ये वाला यूआरएल दे देंगे, ठीक है, कंट्रोल सी और डाल दिया यहाँ। तो ठीक है, ये तो चीज़ हो गई। अभी हमें ना यहाँ पे एक और चीज़ इंपोर्ट करनी है जो हमने नहीं करी, वो है रिक्वेस्ट, ठीक है, रिक्वेस्ट इंपोर्ट करना है हमें, क्योंकि हमें वो चीज़ चाहिए। तो रिक्वेस्ट जो है मेरे ख्याल से होती है पहले से, अगर नहीं भी होगी तो यार देख लेना इसका पिप इंस्टॉल कैसे होता है, ठीक है। तो हम एक वेरिएबल लेते हैं REQ, कुछ ऐसा ले लेते हैं, इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट गेट, ठीक है, और ये जो वेरिएबल है ना URL, ये तो आप पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा आपको क्या बोलना चाहता है ये, कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपने HTML से कि भाई मुझे ना ये ला के दे दे, ठीक है, मुझे ये URL ला के दे दे, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, नेक्स्ट चीज़ होगी हमें यहाँ पे अपना ब्यूटीफुल सूप का यूज़ करना है। तो रिकमेंडेड होता है यहाँ पे आप सूप वेरिएबल यूज़ करो, वैसे कुछ भी यूज़ कर सकते हो, अपना नाम भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, अपनी गर्लफ्रेंड का नाम भी यूज़ कर सकते हो, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ब्यूटीफुल सूप ले लिया और ब्यूटीफुल सूप क्लिक करके उसके अंदर आपको डालना है रिक्वेस्ट, मतलब जो आपका वेरिएबल था रिक, ठीक है, उसको यूज़ करना है, रिक डॉट आपका कंटेंट। तो मुझे यहाँ पे कंटेंट क्या हो गया, मतलब इसके अंदर जो कंटेंट है, इस यूआरएल को हमने यहाँ पे रख लिया, स्टोर कर लिया, इसका डेटा सारा जो है इसके ऊपर है, लेकिन उसका कंटेंट मुझे चाहिए। कंटेंट का मतलब क्या होता है, मार्कअप, जैसे स्ट्रिंग हो गया, बाइट्स हो गई, वो सारा कंटेंट है, ठीक है, लेकिन मुझे सब कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या दिखाना है, मुझे यहाँ पे एक पार्सर यूज़ करना होता है, तो हम कहते हैं HTML डॉट पार्सर, ठीक है। यही जो है ना ये आपका मूल मंत्र है। HTML पार्सर के बिना जो है ना आपका HTML का डेटा जो है आप यहाँ पे नहीं ला सकते हो। अब जो आपका सूप वेरिएबल है इसके अंदर आपका सारा का सारा, अगर मैं इसको प्रिंट करके दिखाऊँ आपको, अगर मैं आपको इसको प्रिंट करके दिखाऊँ सूप क्या कर रहा है आपके लिए, अभी आपको पता चलेगा क्या हो रहा है यहाँ पे। अच्छा, अभी तक मैंने रन ही नहीं किया था इसको। ये देख रहे हो आप, ये सारा का सारा आपका HTML का डेटा आ गया, और मैंने ना गलती कर दी है यहाँ पे। गलती ये करी है, ये देखो ये सारा सब कुछ आ गया है, हमें ये इतना कुछ तो चाहिए नहीं भाई ठीक है, हमें इतना कुछ नहीं चाहिए, इतना कुछ हमें कोई मतलब नहीं है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, हमें सिर्फ अपना काम का चीज़ चाहिए, ये तो चाहिए नहीं जो इन्होंने सब लिख दिया है यहाँ पे। तो आप एक बार ना डॉक्यूमेंटेशन खोल लो, और यहाँ पे आप देखोगे ये हमारे पास कुछ फंक्शन है, जैसे फाइंड ऑल है, ठीक है, सूप डॉट फाइंड ऑल, सूप हमने बना लिया था पहले, ठीक है। फाइंड ऑल फाइंड ऑल क्या करेगा, आपको ना एक लिस्ट ऑब्जेक्ट कुछ बना के देगा, ठीक है, ये देखो आप लिस्ट बना के दे रहा है, ठीक है, और ये आपको सारे टैग दे देगा उसके अंदर जितने भी टैग थे, क्योंकि हम फाइंड आउट कर रहे हैं यहाँ पे,
ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल ये है मेरे पास, अगर मेरी सॉरी ये नहीं, यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो हम लोग ये वाला जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, मतलब डॉक्यूमेंटेशन में। तो ये हमारा HTML है और हमें यहाँ में से इसमें से सारे के सारे एंकर टैग्स को पैच आउट करना है, स्क्रैप करना है। तो कैसे करेंगे? क्योंकि हमको सारे यूज़ करने हैं तो हम लिखेंगे फाइंड ऑल। ठीक है, अगर हमको एक ही चाहिए होता तो हम लिखते soup डॉट ए, डायरेक्ट टैग को एक्सेस कर लेते, डायरेक्ट ही टैग एक्सेस हो जाता। ठीक है, फाइंड भी होता है एक, ठीक है, फाइंड भी होता है, फाइंड ऑल भी होता है। तो फाइंड ऑल ए, इससे क्या हुआ, हमारे पास सारे सिलेक्ट हो गए। अब इसी का ना एक थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन है। आप लिखो CSS और थोड़ा सा नीचे मिल जाएगा, हाँ ये रहा, सर्चिंग बाय CSS क्लास। तो ना ये होता है एक चीज़, इसको यूज़ कर सकते हो, फाइंड ऑल को पैसे यूज़ कर सकते हो कि ए टैग में सिर्फ वही क्लास, सिर्फ वही क्या बोलते हैं ए टैग्स जिसकी जो क्लास है ना, क्योंकि देखो क्लास जो है ना, यहाँ पे इन्होंने क्लास अंडरस्कोर दिया हुआ है फंक्शन के अंदर। उनका कहने का मतलब ये है, ठीक है, कहने का मतलब ये है, अगर आपको ID एक्सेस करनी होती है, href एक्सेस करना होता ना, तो शायद आप उसको डायरेक्ट लिखते, लेकिन अगर आपको क्लास एक्सेस करनी है ना तो उसको आपको अंडरस्कोर देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? क्योंकि क्लास एक अपने आप में कीवर्ड है पाइथन लैंग्वेज में, तो वो क्लैश ना कर जाए आपस में, इसलिए हमने यहाँ पे अंडरस्कोर दिया हुआ है फंक्शन बनाते हुए। ठीक है, तो हम ना इसी को यूज़ करते हैं। एक बार हम क्या करेंगे, अच्छा प्रिटीफायर देख लेना क्या होता है, इससे ना आपका जो आइडेंटिटेशन के साथ जो है प्रिंट होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बार soup डॉट फाइंड ऑल, और फाइंड ऑल में हम देते हैं ए टैग। ठीक है, हम भी ए टैग यूज़ करते हैं, और जहाँ पे क्लास इक्वल टू हम लेते हैं अपनी वेबसाइट पे जैसे विजेट लिस्टिंग ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं विजेट, मतलब चलो अभी समझा देता हूँ। वैसे कॉपी पेस्ट ही मार लेते हैं यार, स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कई बार। ठीक है, हाँ तो एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं क्या क्या आता है। ठीक है, अब तो खाली आया इस बार तो, ठीक है, इस बार खाली आया फाइंड ऑल विजेट लिस्टिंग, मतलब कोई मैंने गड़बड़ करी है इसलिए खाली आ रहा है। ठीक है, कुछ तो गड़बड़ है इसलिए खाली आ रहा है ना। तो खाली क्यों आ रहा है? क्योंकि ये देखो यहाँ पे div टैग है और हमने क्या लिखा वहाँ पे, हमने वहाँ पे लिखा a टैग। ठीक है, तो ये हमें हटा के यहाँ पे div करना पड़ेगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि तू मेरे को सारे div टैग दे दे, लेकिन कंडीशन ये है कि उसकी क्लास विजेट लिस्टिंग होनी, ठीक है, उसकी क्लास विजेट लिस्टिंग होनी चाहिए, तभी तू रिटर्न करेगा। वही करके देखते हैं एक बार। चलो एक बार वापस रन करते हैं, देखते हैं कुछ आता है या नहीं। वाह, कुछ ज़्यादा ही आ गया। ठीक है, लेकिन चलो हमारे पास कुछ आया, हमें समझ में आया कि ठीक है हम ऐसे डेटा निकाल सकते हैं। अगर एक और हम इसमें एक एट्रीब्यूट होता है इस फंक्शन का, वो ये होता है लिमिट। ठीक है, लिमिट इज इक्वल टू अगर मैं 6 कर देता हूँ, अब इसको प्रिंट करते हैं। ठीक है, अब इसको प्रिंट करते हैं एक बार वापस, देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है या नहीं। पहले तो हमारे पास बहुत सारा डेटा आ गया, इस बार ना डेटा थोड़ा कम आया, क्योंकि हमने सिर्फ 6 ही बार इसको कॉल, मतलब एक तरह से फाइंड ऑल तो फाइंड ऑल कर रहा है, div सेक्शन में ढूंढ रहा है, विजेट लिस्टिंग ढूंढ रहा है, लेकिन सिर्फ 6 बार, उससे ज़्यादा नहीं। मतलब 6 टाइम्स इसकी लिमिट है, एक तरह से जैसे लूप होता है ना, रेंज होती है वैसे। तो ये सिर्फ 6 की लिस्ट बना के दे देगा आप। अच्छा, अगर मैं इसके टाइप सोचूं कि इसका टाइप क्या है, फाइंड ऑल का टाइप क्या है ना, एक बार इसका टाइप प्रिंट करके देखते हैं, तो आप भी थोड़े हैरान हो जाओगे कि शायद ये नॉर्मल लिस्ट ना हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जानना, अगर आप ब्यूटीफुल सूप पे काम कर रहे हो तो इसका टाइप क्या प्रिंट कर रहा है वो चेक करते हैं एक बार। तो ये देखो, एलिमेंट डॉट रिजल्ट सेट, ये इसका टाइप है, ये कोई लिस्ट नहीं है नॉर्मल सी। ठीक है, ये इसका रिटर्न टाइप है। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे पास कुछ ब्यूटीफुल सूप में ना कुछ हमारे पास ये होते हैं रिटर्न टाइप्स होते हैं, और कह सकते हो आप ऑब्जेक्ट्स जो बनाता है ये। ठीक है, जिस पर हम काम करते हैं। तो अगर थोड़ा सा नीचे जाओगे तो आपको मिलेगा, अच्छा नहीं, ऑब्जेक्ट्स ना, एक मिनट, काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स ये रहा। तो टैग होता है एक, ठीक है, ये देखो ps4.element.tag, तो आप टैग से एक्सेस कर सकते हो। टैग डॉट मतलब नेम। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टैग है, ठीक है, उस टैग के अंदर एक और टैग है, या मतलब कह सकते हैं जैसे टैग के अंदर एक और टैग है, या उसका एक एट्रीब्यूट है, तो उसको आप ऐसे एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, फिर एक एट्रीब्यूट होता है। ठीक है, एट्रीब्यूट स्पेशल भी होता है एक, जैसे कि ID, क्लास। ठीक है, ये एट्रीब्यूट्स हो जाते हैं। इसके अलावा आपके एक और एट्रीब्यूट होता है टाइटल। ठीक है, फिर क्योंकि ये प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि एक टैग से स्पेसिफिक रहती हैं, तो ये टैग स्पेसिफिक जो प्रॉपर्टीज़ है ना,
उनको एक्सेस करने के लिए हमको ऐसे एक्सेस करना होता है उसको। तो जैसे यहाँ पे एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, बी टैग यूज़ किया है, टैग को हमने ये देखो यहाँ पे डॉट भी देखोगे आप, आई होप आपको समझ में आ रहा है क्या कहना चाहता है। अगर आप मतलब मैं इसको अगर सूप वेरिएबल दे दूँ और फिर उसके बाद सूप डॉट बी लिखूँ तो अभी सेम ही चीज़ यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, सेम ही मतलब है उसका। तो इन्होंने क्या किया, उसमें टैग को ID टैग और ब्रैकेट में ID लिखा, तो उसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। देखो ID की वैल्यू बोल्डेस्ट, तो बोल्डेस्ट आ गई, ठीक है। तो ये दिस इज़ वन ऑफ द वेज, ठीक है। ऐसे और भी तरीके हैं, और भी तरीके हैं जिसमें आप एक्सेस करते हैं, इसको देख लेना एक बार कैसे होता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम क्या करेंगे, हम ना ये सब हटाते हैं यहाँ से, हमने देख लिया कि क्या होता है, ठीक है। अब हमें इस सब की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अब हम क्या करेंगे, सूप डॉट फाइंड ऑल को एक वेरिएबल दे देते हैं, आउटर डेटा, ठीक है। क्योंकि हमारा काम भी यही है, हमें ना 6 वो चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ समझा देता हूँ जो मैं पहले भूल गया था। तो मैंने ये विजेट लिस्टिंग क्यों चुना, क्योंकि विजेट लिस्टिंग ना आप देखोगे ध्यान से तो ये आपको एक पेरेंट एलिमेंट की तरह है, जिसके अंदर मेरी ये आ जाएगी, आपकी क्या बोलते हैं, हेडलाइन आ जाएगी, ठीक है। और इसी तरह से यही अगर फाइंड ऑल मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे लॉजिक समझिए आप, यहाँ पे क्या हो रहा है कि मैं अगर फाइंड ऑल यूज़ करता हूँ तो मेरे पास एज इट इज़ एक और है ना, ये ऐसा एक और होगा। अगर मैं डिव विजेट लिस्टिंग करूँ तो ये देखो एक और आ गया, ये रहा विजेट लिस्टिंग, है ना। उसके बाद एक और है विजेट लिस्टिंग। तो ऐसे होता आपके पास और भी है ना, एक और, इसको भी मिनिमाइज कर दूँ अगर मैं, हाँ, तो देखो विजेट लिस्टिंग और भी है। तो हम क्या कर रहे हैं, विजेट लिस्टिंग को एक्सेस कर रहे हैं और इसमें लूप चला रहे हैं। मतलब मेरी लिमिट है 1 2 3 4 5 6 बार चलेगा ये, 6 बार, ठीक है। तो मेरे पास 6 बार, तो 6 बार चलाने के लिए क्या आप मतलब देखो यार, मुझे डेटा ऐसे तो चाहिए नहीं, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, आउटर डेटा एक वेरिएबल बना रहा हूँ, फिर मैं इस पर फॉर लूप चला रहा हूँ। तो फॉर डेटा इन आउटर डेटा, मैं क्या कर रहा हूँ, ये देखो ये जो है ना, ये रिजल्ट सेट जो है, ये कहने को तो रिजल्ट सेट है, लेकिन अगर हम इसको पाइथॉनिक भाषा में बात करें तो ये एक तरह से आपको लिस्ट बना के दे रहा है, ठीक है। कॉमा से जो सेपरेटेड होती है, जैसे हमारी लिस्ट होती है ना, तो कुछ वैसे दे रहा है, तो हम उसको ऐसे एक्सेस कर सकते हैं। अब क्या करूँगा मैं, और डेटा इन आउटर डेटा, ठीक है। मैंने क्या किया, मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ न्यूज़, क्योंकि ये न्यूज़ है, क्यों मुझे न्यूज़ चाहिए, ठीक है। इज इक्वल टू डेटा, ठीक है। और उसके बाद मैं कर रहा हूँ प्रिंट डेटा, ठीक है, प्रिंट डेटा। आपको भी पता है ये यही चीज़ प्रिंट करने वाला है, लेकिन अब ध्यान से देखना, इस बार ना ये थोड़ा सा पैराग्राफ की तरह बन के आया, लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफरेंस आएगा, क्या आएगा देखते हैं। तो इस बार आप देख रहे हो तो ना अलग अलग सेक्शन बन के आए हैं। ये देखो ये अलग प्रिंट हो रहा है, ये डिव सेक्शन अलग प्रिंट हो रहा है, ये डिव सेक्शन अलग प्रिंट हो रहा है। तो मेरे को इसका कहने का मतलब क्या है कि ये 1 by 1 एक्सेस कर रहा है, 1 by 1 एक्सेस कर रहा है, ठीक है। हमें यही कराना था, ठीक है, क्योंकि हमें पॉइंट वाइज हेडलाइन चाहिए। वो कोई बड़ी बात नहीं कि इसके, अब देखो मेरे को इतना पता है कि इस लिस्टिंग के अंदर ना कहीं मेरे पास मेरी हेडलाइन भी मौजूद है, मुझे उसको एक्सेस करना है। अब मुझे उसको एक्सेस करना है तो मैं क्या करूँगा, वापस अपनी वेबसाइट पे जाऊँगा और एनी वन ऑफ देम विजेट लिस्टिंग खोलते हैं। विजेट लिस्टिंग के अंदर ना हमारे पास एक टैग है जो है विजेट लिस्टिंग बॉडी, ठीक है जी। एक डिव टैग है, उसके अंदर एक और डिव टैग है लिस्टिंग थंब। उसको खोलोगे तो वहाँ पे हमारे पास एक ए टैग है, और ए टैग क्या कर रहा है, ए टैग अपने साथ टाइटल रखता है, ठीक है, और टाइटल में हमारी हेडलाइन है, समझे। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए। उसके अंदर एक डिव टैग है, फिर उसके अंदर एक और डिव टैग है, और फिर उसके अंदर एक ए टैग है, ठीक है। तो हमें यहाँ तक पहुँचना है, कैसे पहुँचेंगे, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे दिखाया था आपको कि आप कैसे एक्सेस अंदर घुस सकते हो, कैसे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग टैग डॉट डिव। डिव एक उसके अंदर टैग है ना, याद आया जैसे हमने ऐसे सूप डॉट बी कैसे एक्सेस किया था, वैसे ही डॉट डिव। तो डॉट डिव उसके बाद एक और डिव है, एक और बार डॉट डिव लगाते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर एक ए टैग है, ट्राई करते हैं क्या पता एरर आ जाए, है ना, क्या पता, एक बार चेक करते हैं कि क्या आता है आउटपुट। मैंने फ्लो तो सही दिखा है, क्योंकि इस वेबसाइट पर अगर हम चेक करें तो इसके अंदर और कुछ नहीं है। अब विजेट लिस्टिंग में ना इसका वेरी नेक्स्ट जो टैग है वो डिव टैग ही है, और उसका वेरी नेक्स्ट जो टैग है वो अगेन एक डिव टैग है, उसका वेरी नेक्स्ट जो टैग है वो एक ए टैग है। अगर मुझे फॉर एग्जांपल इसको एक्सेस करना होता ना तो थोड़ी दिक्कत आती, थोड़ा सा लॉजिक चेंज होता। ऐसा नहीं कि हो नहीं सकता, हो सकता है बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा लॉजिक बदल जाता वहाँ पे, ठीक है। फ्लो ये वाला नहीं होता, थोड़ा सा अलग हो जाता, ठीक है।
तो खैर वो सब हमारे काम की नहीं है अभी। तो मैं क्या करता हूँ, एक बार अब डेटा को प्रिंट, अब सॉरी डेटा कह रहा हूँ, अरे यार डेटा प्रिंट कर रहा था मैं, न्यूज़ प्रिंट करके देखते हैं। वैसे बात तो एक ही है, कोई बात नहीं। हाँ अब न्यूज़ प्रिंट करके देखते हैं, अब देखते हैं कुछ डिफरेंस आता है या नहीं आता है। तो इस बार आप देखोगे ध्यान से तो आप खुद को कॉन्ग्रेचुलेट करना, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ ए टैग आ रहा है। देखो सिर्फ ए टैग, और ए टैग में हमारे पास ये देखो मेरी पूरी की पूरी जो क्या बोलते हैं उसको, टाइटल इज इक्वल टू जो मेरा हेडलाइन है वो आ रही है। ठीक है, और ये लाइव है, एकदम फ्रेश उठा रहा है, डेटा फेच कर रहा है, ये स्क्रैप डेटा है पूरा। ठीक है, अब मुझे इसके अंदर का टाइटल चाहिए, तो वो भी मैंने आपको बताया था, ब्यूटीफुल सूप में हमने देखा था कि किसी भी टैग के अंदर का एट्रीब्यूट कैसे एक्सेस करना होता है। करली ब्रैकेट सॉरी सॉलिड ब्रैकेट यूज़ करे और उसमें अपना एट्रीब्यूट का नाम लिख दिया एज इट इज़। ठीक है, अब हम प्रिंट करते हैं न्यूज़ को, अब देखते हैं क्या आता है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है फ्लो क्या है। वाह, हमारे पास देखो डेटा स्क्रैप होके आ चुका है, सिर्फ हेडलाइन आ गई। ठीक है, पर अभी भी मेरी बात बनी नहीं है, अभी भी मेरी बात नहीं बनी, क्योंकि ये एक यूनिट बन के आ रहा है, लेकिन मुझे इसको पॉइंट वाइज अलग अलग बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल लेता हूँ, एक वेरिएबल बनाता हूँ लूप के ऊपर, और फाइनल न्यूज़ इज इक्वल टू, और इसको स्ट्रिंग डिक्लेयर करता हूँ, एम्प्टी स्ट्रिंग। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको एक तो बाहर ले आते हैं। ठीक है, और हाँ इसको फाइनल न्यूज़ को कॉन्कैटिनेट करते हैं, उसमें हम डालेंगे अपनी न्यूज़। ठीक है, प्लस एक न्यू लाइन ऑपरेटर। ठीक है, न्यू लाइन ऑपरेटर, ये न्यू लाइन ऑपरेटर होता है, पता होगा आपको। ठीक है, अब एक बार हम लोग फाइनल न्यूज़ को प्रिंट करके देखते हैं क्या आ रहा है। फाइनल, एक बार इसको प्रिंट करके देखते हैं कि क्या आ रहा है हमारे पास। कुछ गड़बड़ आ गई, अच्छा मैंने कोई स्पेलिंग मिस्टेक कर दिया शायद, हाँ एल लगाना भूल गया था। अच्छा ये देखो, इस बार भी कोई आपको चेंज नहीं दिखेगा, मतलब पिछली बार जो आया था सेम वैसे एज इट इज ही है, लेकिन अब आप ध्यान से देखोगे तो हम फाइनली उसको बाहर प्रिंट करा रहे हैं फॉर लूप के। तो हमारे पास अभी एक यूनिट बन के आ चुका है पॉइंट वाइज। ठीक है, क्योंकि हमने न्यू लाइन ऑपरेटर यूज करा हुआ है, तो ये पैराग्राफ नहीं है, ये पॉइंट वाइज आ रहा है। देखो स्पेस बार, पिछली बार ऐसा आउटपुट इसलिए आया क्योंकि हम फॉर लूप के अंदर एक बार न्यूज़ को प्रिंट करा रहे थे। अब हमारे पास पूरी एक यूनिट बन के आ चुकी है हेडलाइंस की। ठीक है, पॉइंट वाइज। एक और चीज़ करनी थी मुझे ना पता करना है कि ये पॉइंट है, तो मैं क्या करूँगा, हमारे पास ना आपको पता होगा बुलेट पॉइंट होता है एक, और बुलेट पॉइंट को ना यूनिकोड है वो। ठीक है, उसको हम डिस्प्ले करा सकते हैं। उसका यूनिकोड जो होता है ना वो होता है आपका \U2022, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यही होता है। ठीक है, और इसको मैं विद स्पेस बार एक बार करते हैं प्रिंट, देखते हैं क्या आता है आउटपुट। जो मेरे को चाहिए क्या वही आता है या नहीं आता है, देखते हैं। वाह भाई, तो ये आप देखो, तो मेरे पास 6 पॉइंट जो हैं पॉइंट वाइज हमारा डेटा आ चुका है, डेटा स्क्रैप हो चुका है सक्सेसफुली। ठीक है, अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है। ठीक है, इस कोड में कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें हमें ना इसको सिर्फ फ्लास्क के अंदर ठूस देना है, कुछ नहीं करना है। 2-4 लाइन लगेंगी यहाँ पे, फ्लास्क के अंदर इसको ले आना है बस। और ठीक है, और इस फाइनल न्यूज़ को पास कर देना अपने HTML पेज पे, HTML पेज बना देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो वही करते हैं। तो ठीक है, यहाँ तक तो हमारा सक्सेसफुली हो गया। वेब स्क्रैपिंग इज डन, नाउ देयर इज नथिंग टू डू विद वेब स्क्रैपिंग। ठीक है, दैट इज कंप्लीटेड। नाउ व्हाट वी आर लेफ्ट विद, फ्लास्क एंड फ्रंट एंड। ठीक है, बैक एंड फ्रंट एंड। और मैंने जैसे पहले ही कहा था, फ्लास्क में कुछ नहीं करना है, बस यार यहाँ पे 1-2 लाइन जोड़नी है, इसको फ्लास्क के फंक्शन के अंदर घुसा देना है। ये एज इट इज कोड, ये कंप्लीट कोड है आपका, फाइनल कोड है ये। ठीक है, देखो ये लो लॉजिक सारा, ये लॉजिक है सारा, ये तो सिर्फ डेटा प्रिपेयर हो रहा था यहाँ से, ये 3 लाइन लॉजिक था, इसमें हो गया सारा। और इसकी भी ज़रूरत है नहीं हमें प्रिंट की। ठीक है, क्योंकि हमें पास करना, प्रिंट तो करना ही नहीं पे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो टेम्पलेट जो फोल्डर बनाया था ना, टेम्पलेट्स। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं आप, इसके अंदर एक फाइल बना दो, उसको दे दो index.html। ठीक है, एक बार HTML पेज पे आ जाओ। ठीक है, इस पे HTML सेलेक्ट कर लो। ओके, सो अब मैं क्या करूँगा, मेरे को बेसिक कुछ बना लेता हूँ मैं सबसे पहले फटाफट से। एक डिव सेक्शन देते हैं फटाफट, और डिव सेक्शन के अंदर हम Django यूज़ करना। ठीक है, तो यार ये जो मैं चेंज करा था ना, ये है एक्सटेंशंस जो इसमें यूज़ होते हैं। अगर नहीं भी है तो कोई चक्कर नहीं है, कोड आपको सारा मिल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नहीं है एक्सटेंशंस कोई बात नहीं।
ठीक है। पर HTML का तो डेफिनेटली होना चाहिए आपके पास। तो ये जो आपने डबल ब्रैकेट देखा ना, ये जिंजा टेम्पलेट यूज़ हो रहा है यहाँ पे। कोई घबराने की बात नहीं है, कुछ नहीं है। जो हमारा बैकएंड है ना, जो ये है, इसको एक्सेस करना होता है फ्रंट एंड पे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे कोई पाइथन का फंक्शन यूज़ करना है तो मैं उसको यहाँ पे यूज़ लिख सकता हूँ, और ये देखो, ठीक है। अगर मुझे कोई फंक्शन, ये देखो सब कुछ आ रहा है मेरे पास, तो अगर मुझे फंक्शन यहाँ पे कोई चलाना है तो मैं उसको चला सकता हूँ, ठीक है। पाइथन की कोई भी चीज़ है उसको मैं यहाँ पे एक्सेस कर सकता हूँ, ठीक है, प्रोवाइडेड कि ये अपने बैकएंड के साथ लिंक्ड हो। लिंक कैसे किया जाएगा? रेंडर टेम्पलेट के साथ। रेंडर टेम्पलेट कब यूज़ होगा? जब हम फ्लास्क की ऐप बनाएंगे, जो हमने अभी तक बनाई नहीं है। तो पहले फ्लास्क की ऐप बना लेते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, हम लोग इसका एक वेरिएबल बनाते हैं, ऐप इज इक्वल टू फ्लास्क, ठीक है। और उसको दे देंगे ये, इसको ना एज इट इज़ लिखना है, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, ये एज इट इज़ है। ये आप ज़्यादा मत सोचो, ज़्यादा पूछो भी मत क्या होता है। फ्लास्क को इनिशिएट करने का ये रूल होता है कि ऐसे ही करोगे आप। फिर हम क्या करेंगे, ऐप, क्योंकि हमने वो वेरिएबल लिखा है, डॉट राउट, और खाली स्लैश देखें। खाली स्लैश इसलिए क्योंकि हमारे को कहीं पे भी अभी हमारा index.html है, तो हमें कोई और पेज एक्सेस नहीं करना है, ठीक है। तो हम क्या लिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें मेथड्स होते हैं, मेथड्स, मेथड या मेथड्स क्या होता था, मेथड्स, हाँ, मेथड्स इज इक्वल टू करली ब्रैकेट, सॉरी सॉलिड ब्रैकेट्स में दो भेज दो, गेट और पोस्ट। गेट और पोस्ट क्या होता है, ये जो ना वेब डेवलपमेंट में आपका गेट और पोस्ट दो तरीके होते हैं आपका डेटा सेंड करने के, बैक एंड से फ्रंट एंड की तरफ, ठीक है। ये कुछ गड़बड़ आ रही है, हाँ मेरे को समझ में आ गया क्या गड़बड़ आ रही है, क्योंकि ये जो आप हमने ऐप बना दिया लेकिन हमने इसके नीचे कोई फंक्शन स्टार्ट नहीं किया। ये जो होता है ना, ये एक तरह से डेकोरेटर्स होता है पाइथन में। ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ नहीं करेंगे, हम एक फंक्शन बनाते हैं, क्योंकि इंडेक्स हमारे वेब पेज का नाम है तो इंडेक्स ही रख देते हैं। और इसको, इस सारा ये जो सब कुछ है, इसको इसके अंदर ले आते हैं। एरर हट गया, ठीक है। तो हमने क्या किया, ये वेरी नेक्स्ट लाइन, ये एनोटेशन के बाद ना वेरी नेक्स्ट लाइन आपको एक फंक्शन क्रिएट करना है, एंड दिस इज योर फ्लास्क फंक्शन, ठीक है। नाउ दिस इज पार्ट ऑफ योर फ्लास्क, नाउ दिस इज द पार्ट ऑफ योर फ्लास्क, दिस इज योर बैकएंड, दैट्स इट। द ओनली थिंग इज यू हैव टू रिटर्न फाइनल न्यूज़, ठीक है। मुझे फाइनल न्यूज़ को रिटर्न करना है, तो वो कैसे होगा, उसके लिए मुझे यहाँ पे रेंडर टेम्पलेट का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो भी है, देखो ये फंक्शन है तो डेफिनेटली इसकी एक रिटर्न स्टेटमेंट होनी है, ठीक है। एक रिटर्न स्टेटमेंट करेगा, जैसे कोई फंक्शन को कॉल होगा तो एक रिटर्न स्टेटमेंट होगी, तो रिटर्न स्टेटमेंट में हमें रेंडर टेम्पलेट करना होता है। रेंडर टेम्पलेट में क्या करना है, रेंडर टेम्पलेट में कुछ नहीं करना है, हमें अपना index.html। अब ये index.html कहाँ पे है यार, index.html तो टेम्पलेट्स फोल्डर में है ना, क्योंकि मैंने आपको पहले ही कहा था कि इनको एज इट इज़ नाम देने हैं। इनको इसलिए एज इट इज़ नाम देने हैं क्योंकि इंटरनली जो फ्लास्क है ना, जो आपकी फ्लास्क ऐप है, वो ऑटोमेटिकली इसी फोल्डर में जाकर ढूंढने वाली है, इस डायरेक्टरी में, ठीक है। ऑटोमेटिकली वो टेम्पलेट्स नाम के फोल्डर के अंदर घुसेगी और देखेगी, और वो फिर देखेगी कि यहाँ से अगर इस पेज को कोई स्टैटिक फाइल चाहिए, जैसे कि CSS या इमेजेस चाहिए, जो कि हम आगे यूज़ करने वाले हैं, तो वो स्टैटिक फोल्डर के नाम से जो फोल्डर होगा उसके अंदर घुसेगी। तो इसलिए मैंने कहा था कि आपको एज इट इज़ नाम देने, इसमें आपकी चॉइस नहीं होती कोई, ठीक है, नहीं तो एरर आते जाएंगे आपको। फिर मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक यहाँ पे क्या करते हैं, न्यूज़ करके नाम देते हैं, कैपिटल N इज इक्वल टू फाइनल न्यूज़, ठीक है। फाइनल न्यूज़ ये हमने कर लिया यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो न्यूज़ है ना, इसको याद रखो, ये एज इट इज़ यूज़ करना है, एज इट इज़, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस डिव सेक्शन के अंदर एक इसको नाम दे देंगे, नेम इज इक्वल टू न्यूज़, ठीक है। ये वही नाम देना जो आपने यहाँ पे दिया था, याद रखना। ये जो नाम दे रहे हो ना आप, क्योंकि यही आपका गेटवे है, ये जिंजा जो है ना आपका गेटवे है, ठीक है। तो हम जिंजा के अंदर इसको लिखेंगे न्यूज़, वहाँ से न्यूज़ आ रहा है, और इस पे सेफ क्यों लिख रहा हूँ मैं, क्योंकि जब आप इसको आगे भेज रहे हो ना, तो ये जो डेटा है ये सेफ एकदम, इसमें कोई आपकी स्क्रिप्टिंग नहीं जा रही है। क्योंकि यार ये मैंने खुद से वेब स्क्रैप किया, तो मुझे पता है कि यहाँ पे कोई यूज़र इनपुट नहीं है, तो इसलिए ये सेफ़ है। अगर यहाँ पे कोई यूज़र इनपुट होता और अगर वो कोई स्क्रिप्ट भेज दे जो कि मेरा सिस्टम जो है उसको रोक दे या कुछ ऐसा कर दे, तो हमें सेफ़ यूज़ नहीं करना होता। बट बिकॉज दिस इज सेफ, सो डेफिनेटली वी कैन डू इट, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब एक बार ना हम इसको सेव करते हैं, और
एक कमांड अब आपको रन करनी है। पहली बात तो आपको अपने वर्चुअल, ये देखो यहाँ पे 2 खोले होंगे पाइथन, क्योंकि मैं यहाँ से रन कर रहा था इसलिए पाइथन का वो था। पावर शेल पे वापस आ जाओ और ये जो आपको वर्चुअल एनवायरनमेंट खुला हुआ है ना, यहाँ पे आपको एक कमांड लिखनी है। हाँ, तो हमें कमांड लिखनी है फिर यहाँ पे नीचे फ्लास्क रन, ठीक है, फ्लास्क रन लिखनी है। और ये देखो हमारे पास कुछ होगा यहाँ पे, एनवायरनमेंट प्रोडक्शन है और कुछ चीज़ें हुई और फिर क्या हुआ, रनिंग। तो ये जो है ना, ये यूआरएल जो आप देख रहे हो, इस पर कंट्रोल दबा के क्लिक कर लो या इसको कॉपी पेस्ट कर लो। तो ये देखो, ये हमारी वेबसाइट है, ये वो वाली डॉक्यूमेंट नाम की, ये वो वाला पेज है जो हमने बनाया था index.html, ठीक है। और ये देखो हमने div सेक्शन बनाया था ना, उसके ऊपर हमारा डेटा आ गया सारा। ऐसे आपका डेटा आता है एक वेबसाइट से, इस वेबसाइट से डेटा इस वेबसाइट पे हमने डाल दिया, भेज दिया, ठीक है। आपका आधे से ज़्यादा काम खत्म हो चुका है इस वक्त, सिर्फ फ्रंट एंड बचा है। आपने, मेरे को बता दो आपकी आपने बैकएंड में क्या ही करा इसमें आज, ठीक है। कितनी मुश्किल थी बैकएंड, क्या था कुछ उसमें? कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, ठीक है। यहाँ से आप कंट्रोल सी दबा के इसको स्टॉप भी कर सकते हैं सर्वर को, ठीक है। तो ऐसे, और अब जो है, अब हम इसके फ्रंट एंड वाले पार्ट पे चलेंगे और वहाँ पे जो इमेजेस हमने यूज़ करी, जो जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी, वो सब करेंगे अब इसमें, ठीक है। तो उसको स्टार्ट करते हैं। बैकएंड इज ऑल डन, ठीक है, सब कुछ हो गया बैकएंड में। अब HTML पे काम करना पड़ेगा डेफिनेटली, उसमें कोई शक नहीं है। तो वही करने स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है। इसको दे देते हैं नाम टेक न्यूज़ पोस्ट, ठीक है, टाइटल। और ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं इसको। अभी डिव नहीं चलेगा, फिर अच्छी सी डिज़ाइनिंग देनी पड़ेगी, वैसी बनाएंगे जैसे हमने बनाई थी, आपको दिखाई थी स्टार्टिंग में, ठीक है। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है जी। यहाँ तक तो हमारा हो गया था, बैकएंड हमारा रेडी है, इसमें कोई चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, फाइनल कोड है आपका, इसमें कुछ नहीं ऐड करना है। इसको चाहे तो बंद भी कर लो, कोई चक्कर नहीं, ठीक है। तो अच्छा जी, अब हम जाते हैं यहाँ पे। ये जो नेम था ना, जो मैंने को थोड़ी देर पहले बताया था कि नेम को यूज़ करना है यहाँ पे, नेम इक्वल टू न्यू सेम नाम होना चाहिए। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है जब आप डिव टैग या इन सब चीज़ों के साथ काम कर रहे हो, तो ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। जब आप फॉर्म के साथ काम कर रहे हो, फॉर्म टैग यूज़ होता है, ठीक है। फॉर्म बनाए जाते हैं HTML पे, लॉगिन पेज हो गया आपका, क्या बोलते हैं, पे चेक इन, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये सब फॉर्म पे चलती हैं, ठीक है। और डेटा जब ट्रांसफ़र, पोस्ट से ट्रांसफ़र करना हो दूसरे पेज पे सिक्योरली, तो फॉर्म यूज़ किया जाता है। वहाँ पे ना हमें नेम टैग, नेम एट्रीब्यूट जो है यूज़ करना पड़ता है इनपुट या आउटपुट के लिए, सो दैट हम उसको अच्छे से पास कर सके इधर उधर। यहाँ पे उस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं थी। आपको यहाँ पे वो एज इट इज़ नाम लिखना है, जो न्यूज़ है ना, ये जो नाम लिख रहे हो आप, इसको एज इट इज़ लिखना है आप, इसमें आपको कोई चोरी नहीं करनी है, ठीक है। तो फ़र्क नहीं पड़ता कि आप क्या यूज़ करो, अनटिल अनलेस आप फॉर्म के अंदर नहीं हो तो। अच्छा जी, डिव के अंदर अब मुझे ना बैकग्राउंड इमेज भी चाहिए थी, तो बैकग्राउंड इमेज ले आते हैं पहले तो सॉरी। तो और एक और चीज़, इसे ना हम एक स्पैन के अंदर रख लेते हैं, ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो और रखना भी पड़ेगा क्योंकि ऐसे ही HTML पे अच्छे तरीके से काम किया जाता है। आपको हर एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को फ्री नहीं रखना होता, टैग्स के अंदर रखना होता है, ठीक है। तो डिव के अंदर एक इमेज टैग हो गया और एक स्पैन टैग हो गया, तो ये एक पेरेंट एलिमेंट हो गया इनके लिए, चाइल्ड के लिए। तो ये है आपका बैकग्राउंड इमेज, ठीक है। तो इसको एक ID नाम दे देते हैं, ID इज इक्वल टू बैकग्राउंड। और सोर्स फिलहाल के लिए, अभी के लिए मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। पहले मैंने ना कुछ कैनवा टूल यूज़ किया और उससे मैंने, उसकी हेल्प से ऑनलाइन ये 614 बाई 700 पिक्सल का एक टेम्पलेट जो है, ऐसे 7 टेम्पलेट मैंने डिज़ाइन कर ली, जो कि बिल्कुल सेम साइज़ के हैं, बस उनमें थोड़ा सा चेंज किया, देखो कलर या बैकग्राउंड कुछ ऐसा, सो दैट मेरे पास एक अट्रैक्टिव लुक आता रहे, मेरे पास सिर्फ एक ही बैकग्राउंड ना रहे। तो ना कोड कुछ ऐसा होने वाला है कि मैं ये 7 जो इमेजेस आप देख रहे हो ना, इनको रैंडमली कोई भी एक जनरेट होकर आ जाएगी पीछे, और जैसे रीलोड करोगे तो फिर से चेंज हो सकती है, रैंडम कोई भी आ सकती है, सेम भी आ सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ना, ये जावास्क्रिप्ट की हेल्प से होती है। वो चीज़ खैर थोड़ी देर बाद में करेंगे, और कोई डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, 4 लाइन में आपका सारा काम हो जाएगा। 4 लाइन की जावास्क्रिप्ट है, और मेरे को खुद को नहीं पता था, मैंने बस नेट पे देखा कैसे करते हैं रैंडम इमेज, और उठा के तो समझा कैसे होता है और डाल दिया, और आपको मैं आगे समझा ही दूंगा वैसे भी। तो खैर यहाँ पे मैंने क्या किया है, जो इमेज अपना फोल्डर आपने देखा अभी, वो यहाँ पे डाल रखा है। स्टैटिक के अंदर मैं गया और एक इमेज फोल्डर बना दिया वहाँ पे, ठीक है। तो वही चीज़ करेंगे अब। यहाँ पे जाएंगे और स्टैटिक में जाएंगे और इमेज में जाएंगे और 1.jpg फॉर एग्जांपल अभी के लिए रख लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। और एक और चीज़ जो मैं करता हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि जो डिव है ना आपका, उसको विड्थ और हाइट दे दो। उसको स्टाइल टैग यूज़ करते हैं हम, अगर इनलाइन CSS करनी हो तो विड्थ दे देते हैं
देखो मैंने जो है ना इसको बहुत एक्यूरेट रखा है, क्योंकि मेरे को इंस्टाग्राम पे पोस्ट करना था इन चीज़ों को, ठीक है, मतलब पोस्ट को रेडी करना था, तो मैंने उस हिसाब से पिक्सल जो है उनको डिसाइड किया है, ठीक है। तो आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हो, बट इनकेस अगर आपका मेरे जैसे कुछ काम है तो यही रखें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। आपके टेम्पलेट्स भी इसी साइज़ के थे जैसा मैंने बताया था, 614x700, या उल्टा भी आप कह सकते हो विड्थ हाइट विड्थ, जो भी जिस उस पे में होता है ये, ठीक है। तो बाकी इसको तो देने की ज़रूरत नहीं, खैर ये तो बाय डिफ़ॉल्ट उस साइज़ का ही है, जो हमारी इमेज है उसी साइज़ की है, ठीक है। तो एक बार हम चेक करते हैं, इसको रन करते हैं। मैंने शायद हाँ एक बार इसको रन करते हैं। फ्लास्क रन, अगर फ्लास्क रन नहीं चल रहा है, फॉर एग्जांपल आपका फ्लास्क रन नहीं रन हो रहा है, तो आप ये पाइथन में फ्लास्क रन भी कर सकते हो। ये लोग का ये कमांड रन होता है, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है, खैर ओके। तो इसको जाते हैं अब चेक करते हैं, तो कुछ चेंज आया नहीं। क्या गड़बड़ हो सकती है? अरे मैंने अपना पेज को सेव नहीं किया, मैंने टेम्पलेट को सेव नहीं किया यहाँ पे, तो ये इसलिए गड़बड़ दे गया। कोई बात नहीं, तो फिर से रन करते हैं एक बार। अब देखो हमारे पास आ तो रहा है लेकिन गड़बड़ है। ये देखो ये पॉइंट वाइज जो आ रहा है और नीचे आ रहा है, हमें ऐसे तो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए इस एरिया में, वो भी एक अच्छा फॉन्ट और अच्छा वो सब देखे ना। तो उस चीज़ पे भी आएंगे बाद में, डिज़ाइनिंग जो इसकी बाद में होगी। पहले मैं आपको समझा देता हूँ कि हमारा जो मेन मोटिव क्या है, ठीक है। तो अच्छा जी, ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, ये क्यों इसके ऊपर नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने इसमें पोजीशनिंग नहीं करी। पोजीशन एक बहुत अच्छा टॉपिक है, आप मतलब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप देखोगे ना CSS में, CSS पोजीशन, तो ये जो है ना पोजीशन प्रॉपर्टी, इसको इसको भाई बांध लो कि इसके बिना तुम्हारा कोई काम नहीं बनने वाला है वेब डेवलपमेंट में, ठीक है। इसके बिना कोई काम नहीं बनने वाला है। ये जो प्रॉपर्टी है ना, इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कुछ प्रॉपर्टी पोजीशंस होती हैं स्टैटिक, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, रिलेटिव, स्टिकी, इनिशियल, इनहेरिट, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पे काम होती हैं, कहाँ कहाँ पे नहीं होती, वो भी बताया गया किस ब्राउज़र पे चलती हैं। आप इस W3 स्कूल्स पे आ जाना, आपको सब बहुत बहुत बेहतरीन इसको समझाया गया है, ठीक है। और इसका कॉम्बिनेशन बनता है कि स्टैटिक के साथ एब्सोल्यूट, मतलब जैसे ये देखो पेरेंट है, पेरेंट को स्टैटिक दिया हुआ है पोजीशन, चाइल्ड को पोजीशन एब्सोल्यूट दिया गया है, पेरेंट 2 को रिलेटिव दिया, चाइल्ड को एब्सोल्यूट दिया है। तो ये जो है ना कॉम्बिनेशन में चलता है, तो ये कॉम्बिनेशन समझना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इस चीज़ को दिमाग में रख लो कि ये तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है, इससे तो नहीं बच सकते। और हमारे यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, हम शायद इन्होंने जो एग्जांपल नीचे दिया ना उसी का यूज़ करेंगे। पेरेंट को रिलेटिव रखेंगे और चाइल्ड को एब्सोल्यूट रखेंगे, ठीक है। मैं इन डिटेल नहीं जाऊँगा कि क्यों रखेंगे, क्योंकि यार वो फिर CSS समझानी पड़ जाएगी और वो एक बहुत लंबा काम है। तो मैं चाहता हूँ आप इसको खुद पढ़ो एक बार बैठ के, टाइम निकालो इस पर, मेरा वीडियो पॉज करो, 15 मिनट पहले पोजीशन पढ़ो आप जाके, ठीक है। अभी करो अभी, ठीक है। तो चलो, आई होप आप ईमानदार लोग हो, आपने कर लिया होगा जो मैं कह रहा हूँ। अब इसको पोजीशनिंग देते हैं हम। अब हम क्या करेंगे, पहली बात तो अपने इसमें जो स्टाइल था ना, इसमें एक और चीज़ देते हैं, पोजीशन देंगे इसको रिलेटिव, ठीक है। और जो हमारा स्पैन है इसे हम पोजीशन करेंगे, इसमें स्टाइल टैग यूज़ करेंगे पहले तो, और स्टाइल टैग यूज़ करके इस पर पोजीशन देंगे हम रिलेटिव, ठीक है, सॉरी एब्सोल्यूट रिलेटिव नहीं एब्सोल्यूट। तो हाँ, और एक और चीज़ यहाँ पे क्या करनी है, क्योंकि थोड़ा बैकग्राउंड डार्क है अपना, तो हम लोग इसमें ना कलर को, मतलब जो टेक्स्ट कलर होता है की प्रॉपर्टी होती है कलर, ठीक है। तो इससे आपका टेक्स्ट कलर डिसाइड हो जाता है टेक्स्ट का। तो एक बार चेक करते हैं कुछ होता है या नहीं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम होती है मेरे को, कई बार इसको रीलोड करना पड़ता है मुझे बार बार सर्वर को। अगर आपका डीबग मोड ऑन हो ना तो उसको अभी भी गड़बड़ आ गई थोड़ी, अभी भी बात नहीं बन रही है ना। और मुझे लगता है टेक्स्ट हमारा आया नहीं यहाँ पे अभी तक, टेक्स्ट या तो नीचे चला गया या आया नहीं, तो गड़बड़ हुई है। हाँ तो गड़बड़ मैंने देख ली थी यार, क्या थी आपको दिखा देता हूँ एक बार। गड़बड़ कुछ, अरे क्या हो गया, कुछ दिक्कत आ रही है। जब एक मिनट, इमेज लोड नहीं हो रही ना, एक मिनट चेक करता हूँ। हाँ तो मैंने सोर्स हटा दिया था, एक मिनट स्टैटिक इमेज और 1.jpg, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या दिक्कत आई है, ठीक है। अब आई होप ये चल जाएगा सही से, एक बार फिर से चेक करते हैं। तो अब ये अच्छे से लोड हो रहा है, ठीक है। और आप देखोगे टेक्स्ट भी उसके साथ आ रहा है।
ये टेक्स्ट ऐसे कैसे आया, ठीक है। वो मैं एक चीज़ भूल गया था, एक प्रॉपर्टी बताना। अब वो आपको दिखाता हूँ कि क्या हो गया था दिक्कत। हाँ, तो हुआ ऐसा कि मैंने ना यहाँ पे टॉप और लेफ़्ट को यूज़ नहीं किया, ठीक है। टॉप 100 पिक्सल और लेफ़्ट 30 पिक्सल। ये क्या करता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ क्या है, मतलब आपका ये तो आपको पता ही कि एब्सोल्यूट है और ये वाले रिलेटिव है। ये एलिमेंट जो आपका एब्सोल्यूट है, जो टेक्स्ट है। अभी अगर मैं इसको फ़ोन की स्क्रीन पे लेके जाता हूँ और मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, आप देख रहे हो कि इस टेक्स्ट का साइज़ जो है वो चेंज नहीं हो रहा है, वो इमेज के साथ ही छोटा होता जा रहा है, इमेज के साथ ही बड़ा होता जा रहा है, क्योंकि ये एब्सोल्यूट है। एब्सोल्यूट टू व्हाट? एब्सोल्यूट टू दिस एलिमेंट, ठीक है, क्योंकि ये रिलेटिव है। तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे कि मैंने इसको क्या बोलते हैं, एक मार्जिन दी ऊपर से और एक मार्जिन दी इसको लेफ्ट से, ठीक है। तो टॉप 100 दिया और लेफ्ट दिया 30 पिक्सल्स। तो उसकी हद से मैंने इसको एक जगह पे सेट कर दिया और ये उसी जगह सेट रहने वाला है, इरिस्पेक्टिव कि आप किस फ़ोन की स्क्रीन पे देख रहे हो, कि लैपटॉप स्क्रीन पे या डेस्कटॉप स्क्रीन पे, इसका साइज़ इमेज के हिसाब से यही रहेगा और इमेज भी उसी हिसाब से। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सोच रहे हो कि ऐसा रेगुलर बेसिस पे CSS डेवलपर्स जो हैं ये वाली चीज़ नहीं करते हैं, वो कभी भी फिक्स चीज़ें नहीं करते हैं अगर उनको वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना हो। लेकिन यहाँ पर हमें वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव नहीं बनाना है। उसका रीज़न है कि ये जो इमेज है ना, इसके पिक्सल वही रहने वाले हैं, बिकॉज वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू एन इमेज, ठीक है। हमको इसको इमेज में कन्वर्ट करना है। ये जो टेक्स्ट है ना, अभी फिलहाल के लिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टेक्स्ट है, ठीक है, और ये जो है ये इमेज है। अभी तक हम वो चीज़ अचीव नहीं कर पाए जो हमें अल्टीमेटली करनी थी। उसके लिए हमें थोड़ी सी जावास्क्रिप्ट यूज़ होगी। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना वो यहाँ से यूज़ होनी है। ये क्या है, डरो मत, बहुत आसान सी चीज़ है। HTML टू कैनवास, ठीक है। HTML टू कैनवास यूज़ करना है हमको कुछ नहीं करना है। HTML टू canvas.min पे चले जाना है, ठीक है। यहाँ से Ctrl+C कर लो, ठीक है, और चुपचाप से स्टैटिक में जाओ, JS नाम का फोल्डर बनाओ, वहाँ पे h2c कुछ भी नाम दे दो, .min.js, और वहाँ पे इसको पेस्ट कर दो एज इट इज़, ठीक है। और अब मैं आपको बताता हूँ कि HTML इसमें स्क्रिप्ट क्या यूज़ होने वाली है, जावास्क्रिप्ट क्या यूज़ होने वाली है। तो ये रही वो स्क्रिप्ट, सिर्फ 4 लाइन की स्क्रिप्ट। इसके लिए इतना हंगामा हो रहा है तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा सॉरी, HTML टू कैनवास वाली स्क्रिप्ट तो अभी लिखनी है, वो उसका तो टाइम है अभी। खैर उसको मैंने एडवांस में रख लिया था। फ़िलहाल हम इस पे बात करते हैं कि कैसे रैंडम इमेज, जो ये बैकग्राउंड पे इमेज है, इसको कैसे चेंज करें। रीलोड पे ये उन 7 इमेजेस में चेंज नहीं हो रहा, ठीक है, तो इसको चेंज करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो अपने सोर्स को हटा दो, यहाँ से, ठीक है। सोर्स को डिलीट नहीं करना है, सिर्फ उसकी वैल्यू 0 कर देनी है, कुछ नहीं रखनी मतलब। फिर यहाँ पे आ जाओ स्क्रिप्ट के अंदर, मैं इसको समझा देता हूँ। 3-4 लाइन का कोड है। हमने ना एक वेरिएबल लेना है न्यू BG और लिखना है document.get element by id BG। यहाँ पे हुआ क्या, जो डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट मतलब ये बॉडी HTML पेज, ठीक है, इसको डॉक्यूमेंट बोलते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो document.get element, हमको एक एलिमेंट चाहिए by its ID। तो ID क्या है, ID हमने दे रखी है अपनी इमेज को BG, तो BG यहाँ पे लिख दिया। तो अब इसने सर्च कर लिया, ठीक है जी, इसने पकड़ लिया, इसको टारगेट कर लिया कि तू है, ठीक है, और न्यू BG इज इक्वल टू ये है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, हमने एक और वेरिएबल बनाया बैकग्राउंड नाम से, और बैकग्राउंड नाम के वेरिएबल को हमने क्या किया, इज इक्वल टू न्यू इमेज। तो हमने इसको एक इमेज एलिमेंट बना दिया, बैकग्राउंड को एक इमेज एलिमेंट। ये देखो क्या है, HTML इमेज एलिमेंट है ये, ठीक है। कैसे बनाया, इसकी हेल्प से, ठीक है। ये कन्वर्ट करने के लिए काम आता है। जैसे जावा में हम नॉर्मली लिखते हैं न्यू इमेज करके, एक नया क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए। तो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है बैकग्राउंड। अभी क्योंकि एक इमेज है तो इसका डॉट सोर्स भी होगा डेफिनेटली। तो हम क्या करेंगे, बैकग्राउंड डॉट सोर्स SRC, ठीक है। SRC प्रॉपर्टी होती है इमेज की, वही प्रॉपर्टी है यहाँ पे भी। डॉट SRC इज इक्वल टू, मैंने क्या किया यहाँ पे स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन और मैथ का एक फॉर्मूला यूज़ किया। तो स्टैटिक /image/ इतना तो मेरे को पता है, मेरा पाथ क्या था। उसके बाद मैंने क्या किया, प्लस math.floor, ठीक है, और ब्रैकेट में दे दिया math.random। जो math.random है ना, इसका काम होता है 0 से लेके 1 के बीच में एक रैंडम वैल्यू को भेजना। समझ में आई बात? 0 भी भेज सकता है और 1 भी भेज सकता है, और उसके बीच 1 एक्सक्लूसिव होता है, 0.9 तक भेज सकता है, ठीक है। 0 से लेके 0.9 तक कोई भी वैल्यू, ठीक है। तो ये वो वैल्यू क्या करेगा, उसको मल्टीप्लाई करेगा 7 के साथ। 7 क्यों, क्योंकि मेरे पास 7 इमेजेस हैं। और एक और बात कि मैंने अपनी जो आपको मैं दिखाऊँ तो मैंने नाम भी वही रखा है इसका, 12345.jpg, ठीक है। फाइल फॉर्मेट भी वही रखा है और फाइल का नाम भी वही रखा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे क्या करना है हमें, हम जाएंगे और math.floor क्या करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं समझाता हूँ क्यों क्या हो रहा है यहाँ पे। 0.5 अगर वैल्यू आती है,
रैंडमली जनरेट होती है। मैट डॉट रैंडम एक रैंडम वैल्यू जनरेट करेगा। 0.5 इंटू 7 करो, 3.5, 3.5 प्लस 1 4.5। लेकिन 4.5 को फ्लोर करना है। फ्लोर का मतलब क्या होता है? ज़मीन, ठीक है, फ्लोर, ठीक है। तो उसको क्या करता है ये कि अगर ये 4.5, 4.6 या 4.7 कोई भी वैल्यू है, उसको ये फ्लोर पे ले आएगा, 4 पे ले आएगा, ठीक है, 4 वैल्यू लिख देगा उसकी। ये फ्लोर का काम यही है, ठीक है, कि उसको जो वैल्यू है उसको ग्राउंड पे ले आएगा, नीचे ले आएगा। अगर 7.1 है तो उसको 7 कर देगा। अगर मैं यहाँ पे सील यूज़ करता तो उसको ऊपर लेके चला जाता है, मतलब अगर 4.1 थी तो उसको 5 कर देता। समझ लो क्या हो रहा है यहाँ पे? तो उसको एक होल नंबर में कन्वर्ट कर देता है ये, क्योंकि मेरे पास नाम तो वही है। अब क्या कर रहा है यहाँ पे कि जैसे ही रैंडम इमेज जनरेट हुआ, जैसे ही पेज लोड हुआ, इसने क्या किया, यहाँ पे एक वैल्यू आ गई, फॉर एग्जांपल 1 आ गई, 1.jpg, ठीक है। तो स्टैटिक इमेज 1.jpg ये हमारी बैकग्राउंड src पे आ गया। और फिर न्यू bg.src, न्यू bg हमारा क्या था? ये था, डॉट इक्वल टू बैकग्राउंड src। तो हमने क्या किया, इस src को जावास्क्रिप्ट की हेल्प से क्या बोलते हैं, एक लोकेशन दे दी, ठीक है। और इसके बाद जैसे मैं इसको सेव करता हूँ और जैसे ही फिर मैं यहाँ पे अपने क्लास को वापस से रन करता हूँ एक बार, और अब चेक करते हैं, तो आप देखोगे कि बैकग्राउंड मेरा अलग आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं रीलोड कर रहा हूँ तो बढ़िया सा बैकग्राउंड आ जा रहा है। ये टेक्स्ट को मैंने इतना एडिट किया नहीं है, वो मैं आपको अभी फटाफट से इसके बाद करके दिखा दूंगा, ठीक है। और उससे पहले, इस टेक्स्ट को एडिट करने से पहले एक और जो पॉइंट था वो ये था कि कैसे हमें इसको यूज़ करना है ना, HTML टू कैनवास को। तो वो भी बस अभी थोड़े टाइम में करेंगे और फिर हमारा प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा, और एक बटन भी नीचे डालेंगे, ठीक है। तो इसको मैं फटाफट से एडिट कर देता हूँ, इसको फटाफट से एक जगह पे ले आता हूँ और फिर आगे का काम करते हैं। तो ठीक है जी, मैंने क्या किया अभी, थोड़ी सी स्टाइलिंग करी। एक तो टेलविंड CSS की जो मैंने लिंक जो है यहाँ पे उसको लिंक कर दिया टेलविंड CSS को, और कुछ चेंजेस करे, जैसे कि वही जो सेम चीज़ आपने देखी थी ना, जैसे एब्सोल्यूट रखना है, देखो क्लास में मैंने रखा और एब्सोल्यूट रख दिया, ठीक है। वाइट स्पेस प्री लाइन रखी है, टेक्स्ट जस्टिफाई कर दिया, टेक्स्ट को वाइट कलर रखा है, फॉन्ट जो है मोनो दे रखा है। तो ये सारी चीज़ें वही हैं एज इट, लेकिन क्या है, मैंने उसको टेलविंड की हेल्प से करा है। पर यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें थी जो कि टेलविंड CSS में नहीं हो सकती डायरेक्टली, तो वो मैंने स्टाइल टैग यूज़ करके उसमें डायरेक्टली लिया। जैसे विड्थ को मेरे को प्रॉपर एक विड्थ रखनी थी, ठीक है, पिक्सल में रखना था। टॉप को मेरे को, क्योंकि देखो टेलविंड CSS में जो है ना, ये इसलिए नहीं हो पाती ये सब चीज़ें, बिकॉज मेनली जब हम टेलविंड या बूटस्ट्रैप को यूज़ करते हैं तो हम वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाना चाहते हैं, पर यहाँ पे हमारा मोटो वो नहीं है। और उसका रीज़न ये है क्योंकि हमारा जो डायमेंशंस हैं, हमारे जो एलिमेंट का, जो हमारे इमेज एलिमेंट और टेक्स्ट एलिमेंट है, वो बहुत क्या बोलते हैं, उसको चेंज नहीं करना है, उसको एज इट इज़ रखना है, उसको फिक्स रखना है, ठीक है। इसलिए उसके लिए हम लोग को टेलविंड या बूटस्ट्रैप का यूज़ करके कोई फ़ायदा नहीं है। पर मैंने जस्ट, मेरे को आदत है उस चीज़ को यूज़ करने की, तो मैंने कर लिया। मत करो इसको यूज़, कोई चक्कर नहीं है। मैं आपको CSS अलग से शेयर कर दूंगा, डिज़ाइनिंग आप अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। मैं इसको, ये कोड तो आपको पूरा शेयर होगा ही, साथ में साथ मैं आपको एक अलग से style.css भेज दूंगा, सो दैट आप समझ सको, जिनको आदत नहीं है इस चीज़ की, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी तक क्या बन गया है। हाँ, तो देखो आप, ये स्टाइल मैंने बना दिया इसका, ठीक है। एक लोगो मैंने क्रिएट कर लिया था विद द हेल्प ऑफ कैनवा, जहाँ से मैंने ये चीज़ बनाई थी वहीं से लोगो बनाया, उसको मैंने पोजीशनिंग करी, और ये देखो ये जो टेक्स्ट है अपना, ठीक है, वो चीज़ आ रहा है बन के। लेकिन अभी भी ये बटन मैंने बनाया होवरिंग करके, लेकिन अभी भी इसको मैं डाउनलोड पर क्लिक करूँगा, कोई प्रोसेस नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, क्योंकि हमने अभी तक इसके पीछे HTML टू कैनवास का यूज़ नहीं किया है, ठीक है। तो वो फटाफट से करते हैं और फिर अपना प्रोजेक्ट जो है इसको कंप्लीट करते हैं। HTML टू कैनवास जैसे मैंने बताया था, ये वेबसाइट को लिंक में दे दूंगा मैं, इस पर जाना है। अब ये देखो, ये एक एग्जाम्पल दे रखा है कि कैसे आप कर सकते हो, ठीक है, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया हुआ है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन्होंने क्या किया, एक ID कैप्चर करके एक ID बना ली एक डिव एलिमेंट की, ठीक है, उसको स्टाइल दिया, सब दिया, और उसके अंदर एक हेलो वर्ल्ड लिख दिया, ठीक है। और फिर क्या किया, HTML टू कैनवास डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर कैप्चर। क्वेरी सिलेक्टर मतलब एक तरह से यहाँ पे आप वो भी लिख सकते हो, गेट एलिमेंट बाय ID भी कर सकते हो और कैप्चर लिख सकते हो, आपकी मर्जी है, एक वन ऑफ दी वेज है, ठीक है। और उसके बाद डॉट देन, मतलब ये जब हो जाए उसके बाद क्या, कैनवास करके एक फंक्शन क्रिएट कर, ठीक है। तो ये जो एक शॉर्ट फॉर्म होता है फंक्शन क्रिएट करने का, तो फंक्शन कैनवास जैसे लिखते हैं उसको, उसकी जगह आप अगर ये इक्वल टू एरो और ग्रेटर देन लेस देन साइन जो भी है और कर्ली ब्रेसेस में लिखोगे तो उसका मतलब भी वही होता है, ठीक है। तो कैनवास कर दिया, एक फंक्शन क्रिएट किया, और डॉक्यूमेंट डॉट गेट डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, डॉक्यूमेंट मैंने पहले बताया था HTML की जो डॉक्यूमेंट, जो HTML होता है उसको डॉक्यूमेंट कहते हैं। डॉट बॉडी मतलब उसका जो बॉडी टैग है। डॉट अपेंड,
अपेंड का आपको अपेंड चाइल्ड किया, ठीक है, एक फॉर्मूला यूज़ किया और उस पर कैनवास को अपेंड कर दिया। कैनवास क्या है? कैनवास HTML टू कैनवास है, देखो फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ हो रहा है और इसकी JS हमारे पास एज इट इज़ हमने डाउनलोड करके रख ली थी। तो हमको ऐसा ही कुछ करना है, बट थोड़ा सा चेंज है इसमें, थोड़ा सा, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पे रेडी रखी है आपके लिए। तो ये जो है इसको फिर हम पर ले आते हैं पहले तो थोड़ा सा, ठीक है। सबसे पहले तो क्या करना है आपने, सबसे पहले तो ये जो स्क्रिप्ट सोर्स है, ठीक है, एक SRC करके एक अलग से, और याद रखो ये जो स्क्रिप्ट है मैं हमेशा नीचे यूज़ कर रहा हूँ, कभी भी ऊपर नहीं लिख रहा हूँ। इसका एक रीज़न है यार, कई बार ना प्रॉब्लम्स आती हैं, एरर्स आते हैं, ठीक है। अगर आपको JS में कभी भी काम कर रहे हो अपने HTML के साथ, इन केस आपको कोई आउटपुट नहीं आ रहा है, अगर डिस्प्ले नहीं हो रहा है तो, और कोई एरर भी नहीं है, तो मतलब समझ लेना कि या तो आपकी जो स्क्रिप्ट है ना उसको आपको नीचे डिफाइन करना चाहिए, या तो उसको आपको शायद ऊपर डिफाइन करना चाहिए। तो यही मेन जो रीजंस होते हैं ना कई बार स्क्रिप्ट के, यही होते हैं, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि मैंने स्टैटिक में, को याद हो कि JS फोल्डर बनाया था, उसमें ये रखा था, उसी को यहाँ पे इंपोर्ट कर दिया, ठीक है। इंपोर्ट करने के बाद इसका यूज़ यहाँ पे हो रहा है, तो मैंने एक और स्क्रिप्ट टैग यूज़ किया। चाहे तो आप इसको सोर्स देके इसके अंदर भी लिख सकते हो, कोई चक्कर नहीं है, कोई इसमें इशू नहीं है, ठीक है। फिर मैंने क्या किया, एक फंक्शन बनाया डाउनलोड करके फंक्शन बनाया, ठीक है। और उसके अंदर मैंने क्या किया, HTML टू कैनवास, वही चीज़ सेम चीज़ लिखी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID कंटेनर। कंटेनर क्या है? कंटेनर आप देखोगे तो मेरी ये वाली डिव क्लास है, ये वाली जो मेन डिव क्लास है ना, ये अगर मैं आपको वेब पेज पे दिखाऊं तो मैं बात कर रहा हूँ अपने, अगर मैं आपको दिखाऊं बॉडी में, तो ये देखो ये डिव क्लास जो मेन है आपका, एक सेकंड यार, पर दिख नहीं रहा होगा आपको, हाँ अभी दिखाता हूँ। ये जो डिव क्लास है ना, देखो ये बटन सिलेक्ट नहीं हो रहा है, यहाँ पे बटन पे कलर नहीं आ रहा है, सिर्फ ये एरिया, ठीक है ना, लोगो सिलेक्ट होगा। तो ये जो डिव है ना अपना कंटेनर डिव, इसको क्या करना है हमें, इसकी मैंने स्टाइल में विड्थ और हाइट सब दे रखा है, ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है यार, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्किप मत कर देना गलती से भी। ये जो चीज़ है ना इसको मत चेंज करना, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। जो भी जितना भी मैंने स्टाइल को यहाँ पे रखा है और जितना स्टाइल मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको परफेक्ट एग्जीक्यूट कराने के लिए। उसका रीज़न बताऊँगा क्या है। अब क्या हुआ कि मैंने कंटेनर को सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैंने क्या किया, कई बार दिक्कत आती है तो मैंने प्रिकॉशन लेने के लिए यहाँ पे भी कॉमा देके आप ये चीज़ कर सकते हो, इसका नहीं भी करना तो कोई चक्कर नहीं है, एक करली ब्रेसेस देने हैं आपको, ठीक है। मतलब ये जो HTML टू कैनवास डॉक्यूमेंट डॉट गेट, इसके बाद एक कॉमा देके ये चीज़ ऐड कर देनी है बस। और यहाँ पे डॉट देन कैनवास सेम था जैसा कि हमने देखा। और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने एक वेरिएबल A लिया और उसको क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट A। आपको पता है कि A क्या है, एंकर टैग है, एंकर टैग है ना। तो एंकर टैग क्या होता है कि उसको हम हिट कर सकते हैं, URL बटन की सॉरी लिंक की तरह क्लिक कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया कि क्रिएट करो एक एलिमेंट जो A एंकर टैग हो, ठीक है। तो उसको वेरिएबल मैंने A दे दिया। फिर मुझे पता है कि जो एंकर टैग होता है उसके अंदर एक href करके एट्रीब्यूट होता है, तो मैंने क्या किया, a.href इज इक्वल टू कैनवास डॉट टू डेटा URL। यहाँ पे सारा खेल यहाँ का, जो हमारा डेटा है उसको हमने URL में कन्वर्ट किया है, एक लिंक में, ठीक है। बट वो लिंक की प्रॉपर्टी क्या है, वो इमेज JPEG इमेज है, समझ रहे हो क्या हो रहा है। तो वो ये इमेज है, ठीक है, /JPEG। और उसके बाद उसको डॉट रिप्लेस किया। देखो ये मत पूछना क्यों हो रहा है, ठीक है, मुझे बहुत झंझट हुआ था ये, मैंने भी खुद नेट पे देखा कि क्या एरर्स आ रहे हैं, और मैंने फिर फाइंड आउट किया कि आपको ना कभी भी क्रोम अलाउड नहीं करेगा डायरेक्टली ऐसे href को कन्वर्ट करके और इमेज में वो करके और उसको आप डायरेक्टली हिट कर सको और डाउनलोड कर सको, डायरेक्टली आपको एक्सेस अलाउड नहीं करेगा। आपको इसको इमेज /ऑक्टेट स्ट्रीम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इससे आपको इसको क्या किया, डॉट रिप्लेस, डायरेक्टली ये लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पहले इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसको इमेज ऑक्टेट और स्ट्रीम किया। लेकिन उसके बाद क्या होता है, एक डाउनलोड प्रॉपर्टी भी होती है एंकर टैग के अंदर ना, एक डाउनलोड प्रॉपर्टी होती है। अगर आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ फटाफट से। तो जो डाउनलोड प्रॉपर्टी है ना, ये आपके एंकर टैग में होती है, ये देखो ए टैग, ठीक है, ये देखो ऐसे। इसका मतलब क्या हो रहा है कि जैसे ही अच्छा एग्जांपल है इनका, तो जैसे ही क्या हो रहा है, द डाउनलोड एट्रीब्यूट, अच्छा कोई बात नहीं, वो तो उन्होंने वो दिया हुआ है। तो देखो क्लिक ऑन द इमेज टू डाउनलोड इट, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो वो डाउनलोड हो जाएगी, ये देखो डाउनलोड होगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है डाउनलोड करने से। लेकिन और डाउनलोड को आप वो भी देख सकते हो, जैसे देखो यहाँ पे क्या अभी कुछ नाम आ रहा है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मुझे
ये नाम नहीं देना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, एक वेरिएंट इन्होंने क्या किया हुआ है ये, हाँ ये देखो डाउनलोड इज इक्वल टू, अगर मैं कुछ नाम दे दूँ यहाँ पे, दे दूँ 123.jpg, ठीक है। और फिर मैं इसको रन करता हूँ। उसके बाद क्या होगा, जैसे मैं इसको क्लिक करूंगा ना तो ये 123.jpg में डाउनलोड होगी। समझ गए क्या हुआ? तो जैसे मैंने इसको क्लिक किया तो ये इस फॉर्मेट में डाउनलोड होगी जो आप यहाँ पे स्पेसिफाई करोगे। अगर यहाँ पे .xml लिख दूंगा तो .xml में डाउनलोड हो जाएगी, अनसपोर्टेड फाइल, ठीक है। तो ये बहुत तगड़ा खेल है यहाँ पे, इसी समझ गए ना क्या हो रहा है। तो मैंने क्या किया, a.download और सम फाइल नेम .jpg, यहाँ पे कुछ भी लिख दो यार आप, ठीक है। माई बीजी, माई ईजी, कुछ भी लिख दो, माई बीजी लिख देते हैं, ठीक है, ओके, माई बीजी.jpg। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसी को रैंडमली क्लिक करा दिया, रैंडमली कह रहा हूँ, इसको ऑटोमेटिकली क्लिक करा दिया। मतलब ये मेरा फंक्शन है, ये फंक्शन है मेरा, ठीक है। क्लिक मैं इसको बोल नहीं रहा हूँ कि तुम करो, क्लिक अपने आप हो जाएगा। और ये क्यों, ये अच्छा चलो ये तो हो गया। अब इस फंक्शन को कहाँ कॉल कराना है, हमने तो बटन बना रखा है, एंकर टैग से क्या मतलब है। तो हमें कुछ नहीं करना है, हम लोग को सिर्फ अपने क्या बोलते हैं, एक इवेंट होता है, देखो मैंने बटन बनाया हुआ डाउनलोड पोस्ट, यहाँ पे ना एक इवेंट होता है, इवेंट लिसनर्स होते हैं जो कि डायरेक्ट जावास्क्रिप्ट को हम यूज़ कर सकते हैं। हम यहाँ पे ऑन क्लिक इवेंट लिसनर यूज़ करेंगे, ऑन क्लिक इज इक्वल टू, और फिर जो मेरे फंक्शन का नाम था, मेरे फंक्शन का नाम क्या है, डाउनलोड। तो मैं क्या करूँगा, डाउनलोड को यहाँ पे कॉल करा दूंगा, ठीक है। डाउनलोड को यहाँ पे कॉल करूँगा, मतलब कि जैसे ही कोई इस बटन को क्लिक करे तो ये फंक्शन रन हो जाए। और जैसे ही फंक्शन रन होगा, इसकी लास्ट स्टेटमेंट क्या है, a.click, इसको क्लिक कर देगा मतलब ये अपने आप ही। तो और डाउनलोड क्या करेगा, mybg.jpg, ठीक है। आई होप आपको समझ में क्या हुआ। HTML टू कैनवस ने कुछ नहीं किया, मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या किया इसने, कि इसने इसको कन्वर्ट किया है इमेज में, ठीक है। और इसने किसको कन्वर्ट किया है, डिव को कन्वर्ट किया है। तो डिव के अंदर तो आपकी दोनों चीज़ें आई गई हैं, आपका टेक्स्ट भी आ गया और आपकी इमेज भी आ गई, और आपने पोजिशनिंग उसको दे रखी है, ठीक है। और हाइट और विड्थ आपने पहले ही डिसाइड कर दी इसकी। अब हम क्या करेंगे, अब इसको एट लास्ट एक बार लास्ट टाइम रन करके देखते हैं कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो बना कि नहीं बना। जैसे ही आप देखते हो, थोड़ा सा इसको लॉगिन, हाँ बढ़िया। अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखो mybg.jpg में डाउनलोड होती है, और जैसे आप इस पर क्लिक करके देखते हो, बिंगो डन। तो ये एकदम लेटेस्ट न्यूज़ जो है, टेक न्यूज़, वो यहाँ पे आ गई है। इसको मैं प्यार से जाके इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर सकता हूँ। तो मतलब मेरा पूरा काम क्या है, मुझे अपने इस URL पे आना है, ठीक है, और इस पर डाउनलोड पे क्लिक करना है। और फॉर एग्जांपल मुझे नहीं पसंद आया भाई मेरा ये बैकग्राउंड इस पोस्ट के लिए, तो मैं इसको चेंज कर दिया, ठीक है, और फिर इसको डाउनलोड कर लिया। तो ये था यार पूरा प्रोजेक्ट, और मेरे को लगता है आपने बहुत कुछ इसमें से सीखा होगा। यार देखो बहुत मेहनत लगी इस प्रोजेक्ट को बनाने में, मेहनत इस तरीके से लगी कि मैंने खुद इसको सोचा कि कैसे कर सकते हैं कुछ रिलेटेड टू वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। तो मुझे लगा कि हाँ एक जगह तो ये यूज़ हो ही सकता है, और मैंने भी किया इसको, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आपने भी इसको, मतलब उम्मीद तो यही थी कि आपने भी इसको साथ में बनाया होगा। बाकी यार पावर BI जो मेरा पहला वीडियो डाला था चैनल पे, उसमें बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है और बहुत ज़्यादा लोग पसंद कर रहे हैं। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो पावर BI सीखने में तो उस वीडियो को पक्का देखना, ठीक है। उसमें ये लगा लो आप मेरा फर्स्ट वीडियो था वो, उसमें स्टार्टिंग के 2 महीने में मेरे पास नियर अबाउट 15,000 व्यूज़ आ गए हैं, और लोगों ने इसको बहुत अच्छा मतलब बहुत पसंद किया है। और मैं चाहता हूँ कि अगर आप उस चीज़ में इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ उसको देखो, और इसको भी प्यार देना वैसे ही यार, ठीक है। और मेरे को बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आपको, क्योंकि फिलहाल तो मैंने सोचा हुआ है कि एक पावर BI पे एक और वीडियो आएगा, और एक और वीडियो फ्लास्क से रिलेटेड होगा। डेटा समराइजेशन वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, कि कैसे बड़े से पैराग्राफ को समराइज करके छोटा सा बना सकते हैं, ठीक है, एक समरी टाइप बना सकते हैं। तो वो एक NLP बेस्ड प्रोजेक्ट है, मतलब नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग बेस्ड, ठीक है। तो ये दो हैं अभी ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स हैं, अगर मतलब ऑन दी लाइन है, मतलब आने वाले हैं। तो आप बताओ उसके अलावा अगर आपको कुछ और चाहिए, और अगर कोई सुधार मैं इसमें कर सकता हूँ तो प्लीज़ बताना। एंड प्लीज़ डू फॉलो अस ऑन Instagram as well, end to end, and link will be given in the description, and please follow it, and please give a subscribe. Good luck. Thank you. Have a nice day.